नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज की इस वीडियो में हम लोग स्ट्रेटेजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और इस एक वीडियो से आपके जीएस के सारे सब्जेक्ट्स का रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में प्रश्न जीएस के सारे सब्जेक्ट से लिए गए हैं और इन प्रश्नों से भी संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है, उन सारे प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे। और तो चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। अगर आप इस पूरे वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको जरूर कुछ बेनिफिट मिलेगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि सल्तनत काल में सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित किसने की थी। तो बात सल्तनत काल की करते हैं। तो देखिए, गुलाम वंश की स्थापना कौन करता है? गुलाम वंश की स्थापना करता है कौन? ऐबक। गुलाम वंश की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कौन करता है? गुलाम वंश की तो इसकी स्थापना करता है कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में गुलाम वंश की स्थापना करता है। कब? 1206 में। और ये अपनी जो राजधानी है किसे बनाता है? वो राजधानी बनाता है ये अपना लाहौर को। किसने कहाँ पे बनाता है राजधानी? लाहौर पे। लाहौर को राजधानी बनाता है। और उसके बाद फिर 1210 में जब इसकी मृत्यु हो जाती है, कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तब शासक कौन बनता है 1210 में? फिर शासक बनता है इल्तुतमिश। कौन बनता है? इल्तुतमिश से यहाँ पे शासक बनता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इल्तुतमिश यहाँ पे शासक बनता है। और कब इल्तुतमिश शासक बनता है? ये 1210 में शासक बनता है। फिर ये अपनी राजधानी कहाँ पे बनाता है? ये अपनी राजधानी जो कि पहले कहाँ पे थी? लाहौर थी। राजधानी लाहौर थी, उसको स्थानांतरित करके कहाँ पे ले आता है? दिल्ली ले आता है। और यही चीज इस बात में इस प्रश्न में कही गई है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। इसका जवाब क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश इसका जवाब हो जाएगा। इल्तुतमिश अपनी राजधानी कहाँ पे ले आता है? लाहौर से कहाँ पे ले आता है? दिल्ली स्थानांतरित करता है। तो इसका ये जवाब हो जाएगा। और शासक बनने से पहले ये कहाँ का सूबेदार था, ये भी पूछा जाता है कि शासक बनने से पहले ये इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? तो ये बदायूं का सूबेदार था। कहाँ का? ये बदायूं का सूबेदार था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इक्ता प्रथा था जिसको शुरू किसने किया था? इक्ता प्रथा। यहाँ पे इक्ता प्रथा का शुरुआत जो है ये भी आपसे पूछे किसने किया था, तो ये भी इल्तुतमिश ने ही शुरू किया था। किसने शुरू किया था? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश के बारे में ये थोड़ी सी जानकारी आप लोग याद रखेंगे। ठीक, तो देखिए अब यहाँ पे रिवीजन करेंगे क्योंकि हम लोग रिवीजन करते हुए चलते हैं। तो देखिए, सल्तनत काल में सर्वप्रथम किसने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की? तो इल्तुतमिश ने सबसे पहले अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी। और अब बात कर लेते हैं गुलाम वंश की। तो गुलाम वंश की स्थापना करते हैं कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश की स्थापना कौन करते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कब करते हैं गुलाम वंश की स्थापना? 1206 में। और ये अपनी राजधानी कहाँ बनाते हैं? ये अपनी राजधानी बनाते हैं लाहौर को। लाहौर को ये अपनी राजधानी बनाते हैं। फिर 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद शासक बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद एक और शासक बनते हैं, लेकिन वो फेमस नहीं उतने। उसके बाद शासक बनते हैं कौन? इल्तुतमिश। आप लोग ध्यान रखेंगे 1210 में। और 1210 में इसने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाता है? ये अपनी राजधानी जो है, जो कि पहले इल्तुतमिश के समय पर, ऐबक के समय में राजधानी लाहौर थी, और ये स्थानांतरित करके राजधानी अपनी कहाँ ले आता है? दिल्ली ले आता है। तो इतनी चीजें यहाँ पे ध्यान रखिए। इक्ता प्रथा आपसे पूछे किसने शुरू किया था? इक्ता प्रथा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश ने शुरू किया था इक्ता प्रथा का। और ये शासक बनने से पहले पूछा जाता है कहाँ का सूबेदार था? तो ये शासक बनने से पहले इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। किस शहर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क है? तो देखिए, जैव प्रौद्योगिकी पार्क की बात करें तो ये लखनऊ शहर में है। कहाँ के? यूपी के लखनऊ शहर में है ये स्थित है। और लखनऊ पूछा जाता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये लखनऊ के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, गोमती नदी के किनारे ये बसा हुआ है। और लखनऊ का अगर आपसे पूछे कि पुराना नाम क्या है, अगर आपसे पूछ ले कि लखनऊ का पुराना नाम क्या है, तो लखनऊ का पुराना नाम लखनौती है। क्या है लखनऊ का पुराना नाम? लखनौती है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर बात करते हैं सिडबी की।
सिडबी की आपसे पूछे कि सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है और ये हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, लखनऊ में है। तो इस वजह से यहीं से वो भी चीजें याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि सिडबी की स्थापना कब हुई थी, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि ये पूछा जाता है 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इतनी चीजें यहाँ से याद रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे किस शहर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क है, तो जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पे है, लखनऊ में। और लखनऊ कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। और आपसे पूछेगा कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। और लखनऊ का पुराना नाम आपसे अगर पूछे एग्जाम में क्या है, तो लखनऊ का पुराना नाम लखनौती है। क्या है लखनऊ का पुराना नाम, लखनौती। अब बात करते हैं सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, तो ये भी सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, लखनऊ में स्थित है। लखनऊ में इसकी स्थित है। और स्थापना कब हुआ था सिडबी की, तो 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। बात करते हैं रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो बदायूनी ने किया था। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था, आप लोग ध्यान रखेंगे, बदायूनी ने किया था रामायण का फारसी में अनुवाद। और कुछ चीजों के बारे में और हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछ ले कि भगवत पुराण का अनुवाद किसने किया, भगवत पुराण का आपसे पूछ ले कि अनुवाद किसने किया, तो भगवत पुराण का जो अनुवाद है वो किसने किया था। तो यहां पे आप लोग ध्यान रखेंगे, फिर से लिख देते हैं। तो देखिए आपसे पूछेगा कि भगवत पुराण का जो है अनुवाद किसने किया, तो भगवत पुराण का जो अनुवाद है वो राजा टोडरमल ने किया। किसने, राजा टोडरमल ने किया, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे पूछे कि अथर्ववेद का अनुवाद किसने किया, अथर्ववेद का जो है अनुवाद किसने किया, तो अथर्ववेद का अनुवाद जो है इब्राहिम सरहिंदी ने किया। किसने, इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद का अनुवाद किया। किसने, इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद का अनुवाद किया था। और अगर आपसे पूछे कि लीलावती का अनुवाद किसने किया, लीलावती का अनुवाद किसने किया, तो लीलावती का अनुवाद फैजी ने किया था। फैजी ये लीलावती का अनुवाद करते हैं। अगर आपसे पूछे कि तुजुक ए बाबरी का अनुवाद किसने किया, तुजुक ए बाबरी की अनुवाद किसने किया, तो तुजुक ए बाबरी का अनुवाद अब्दुल रहीम जी ने किया था। किसने, अब्दुल रहीम ने किया था तुजुक ए बाबरी का अनुवाद। वहीं आपसे पूछे कि रजत रंगिनी का अनुवाद किसने किया था, रजत रंगिणी का जो है अनुवाद किसने किया था, तो रजत रंगिनी जिसमें कश्मीर का इतिहास है कल्लर द्वारा लिखा गया है, इसका अनुवाद किसने किया था, मोहम्मद शाहबाजी ने किया था। किसने, मोहम्मद शाहबादी ने किया था। तो इतनी चीजें भी आप लोग यहाँ से साथ में याद रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि भगवत पुराण का अनुवाद किसने किया, तो देखिए रामायण का फारसी में अनुवाद आपसे पूछेगा तो आप लोग बताएंगे किसने, बदायूनी ने किया था। बदायूनी ने किया था। हालांकि बदायूनी ने अध्यक्षता की थी और इनके देख रेख में कई ऐसे राइटर थे जो इसका अनुवाद करते हैं। भगवत पुराण का अनुवाद किसने किया था, राजा टोडरमल ने किया था। अथर्ववेद का अनुवाद किसने किया था, इब्राहिम सरहिंदी ने किया था। अथर्ववेद का अनुवाद किसने, अथर्ववेद का अनुवाद इब्राहिम सरहिंदी ने किया था। ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी गई हैं, इसलिए आप लोग याद रखेंगे। लीलावती जो कि एक गणित पे आधारित पुस्तक है, गणित की पुस्तक है, इसका अनुवाद किसने किया था, फैजी ने किया था। और तुजुक ए बाबरी का अनुवाद किसने किया था, अब्दुल रहीम ने किया था तुजुक ए बाबरी का अनुवाद। और रजत रंगिनी का अनुवाद किसने किया था, मोहम्मद शाहबाजी ने किया था। मोहम्मद शाहबादी ने किया था रजत रंगिनी का अनुवाद। तो इन प्रश्नों को आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, आपको जरूर ही बहुत ही इससे बेनिफिट मिलने वाला है। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा कि नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति उदाहरण है। तो देखिए नटराज का जो प्रसिद्ध जो कांस्य मूर्ति है ये किस चीज का उदाहरण है, तो ये चोल कला का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, चोल कला का ये एग्जाम्पल है। ठीक, तो ये भी आप लोग अब नटराज का जो मंदिर है आपसे पूछेगा कि स्थित कहाँ पे है, तो जो नटराज का मंदिर है वो चिदम्बरम में स्थित है। और चिदम्बरम कहाँ पे है, चिदम्बरम आपसे पूछे कि किस स्टेट में पड़ता है, तो ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे, तमिलनाडु में स्थित है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये चिदम्बरम का जो ये नटराज जो मंदिर है ये किस भगवान का मंदिर है, तो ये भगवान शिव का मंदिर है। किसका, शंकर भगवान का मंदिर है। और कुछ मंदिरों के बारे में हम लोग देखेंगे, जो कि तंजौर का आपसे पूछ ले कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो तंजौर का जो बृहदेश्वर, इन मंदिरों के बारे में पूछा जाता है। तो बृहदेश्वर जो मंदिर है तंजौर का, इसके बारे में अगर आपसे पूछे
तो देखिए, तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है, इसका निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। राजराज प्रथम ने करवाया था। और ये भी किस वंश के शासक थे? ये भी चोल वंश के शासक थे। और ये किस शैली में बनाया गया मंदिर है? तो ये द्रविड़ शैली में बनाया गया मंदिर है। इन सभी प्रश्नों को हम लोग बार बार रिवीजन करते हैं ताकि ये सारे प्रश्न आपको याद हो जाए। और आपसे पूछ ले कि चोल वंश के संस्थापक कौन थे? चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो चोल वंश के जो संस्थापक हैं उनका नाम क्या है? विजयालय हैं। चोल वंश के संस्थापक कौन है? विजयालय हैं। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। और देख लेते हैं आपसे नटराज कांस्य मूर्ति जो उदाहरण है किस कला का? तो चोल कला का उदाहरण है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और स्थित कहाँ पे है? ये चिदम्बरम में स्थित है। चिदम्बरम कहाँ पे? तमिलनाडु स्टेट में स्थित है। भगवान शिव का मंदिर है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था राजराज प्रथम। ये चोल वंश के शासक थे और ये द्रविड़ शैली में बना हुआ मंदिर है। और चोल वंश के संस्थापक कौन है? तो चोल वंश के संस्थापक विजयालय हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो देखिए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की बात करें तो इसके संस्थापक हैं गोपाल कृष्ण गोखले। कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले इसके संस्थापक हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले इनके संस्थापक हैं। और वहीं आपसे पूछ ले कि जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है इसकी स्थापना 1905 में हुई थी। और ये कहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, पुणे महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे? पुणे महाराष्ट्र में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई थी। और बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। तो इन्हें क्या कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को तो इन्हें भारत का हीरा कहा जाता है। भारत का हीरा गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। और ये भारत का हीरा गोपाल कृष्ण गोखले को आपसे पूछ ले कि किसने कहा था? तो ये आपसे पूछे कि किसने कहा था, तो इनको बाल गंगाधर तिलक ने इन्हें भारत का हीरा कह के संबोधित किया था, गोपाल कृष्ण गोखले को। और बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, ये इनके गुरु का क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले का नाम, गुरु का नाम गोविंद रानाडे था। क्या था? गोविंद रानाडे इनके गुरु का नाम था। और ये गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे? तो ये राजनीतिक गुरु थे गांधी बाबा के। किसके? राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी के। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान करें, राजनीतिक गुरु किसके थे? तो ये राजनीतिक गुरु थे किसके? महात्मा गांधी के। तो ये भी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, महात्मा गांधी की ये राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो देख लेते हैं, आपसे पूछेगा कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक हैं गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले हैं। और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है 1905 में पुणे महाराष्ट्र में की गई। कहाँ पे? पुणे महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई। और गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का हीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का हीरा। और इन्हें भारत का हीरा कह के संबोधित बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। और बात करते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, गुरु कौन है? गोविंद रानाडे थे। तो इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ कहाँ की थी? तो देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में बात करें तो अंग्रेजों ने सबसे पहले इसे कहाँ पे शुरू किया था? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में इसे शुरू किया था। कहाँ पे? मद्रास प्रेसिडेंसी में इसे शुरू किया था, रैयतवाड़ी व्यवस्था पे। और ये रैयतवाड़ी व्यवस्था ये क्यों शुरू किया गया था? अगर आपसे पूछे कि ये क्यों शुरू किया गया था रैयतवाड़ी, तो ये भू राजस्व संग्रह, अंग्रेजों के द्वारा भू राजस्व यानी कि जमीन पे लगाने वाला जो कर है उसको कलेक्ट करने के लिए, उसका संग्रह करने के लिए रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थी। और आपसे पूछे कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कब शुरू हुई थी? तो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है वो शुरू की गई थी 1820 में। और रैयतवाड़ी व्यवस्था के आपसे पूछ ले कि जन्मदाता कौन है? रैयतवाड़ी व्यवस्था की जन्मदाता किसे माना जाता है? तो टॉमस मुनरो और रीड को रैयतवाड़ी, टॉमस मुनरो एंड दो लोग थे, टॉमस मुनरो और रीड, इन दोनों लोगों को रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कहा जाता है। एंड रीड को रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता कहा जाता है। और ये भारत की जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है ये भारत के 51% भूमि पे इसे लागू किया गया था। भारत के लगभग कितने परसेंट? भारत के लगभग 51% जो भूमि पे इसे लागू किया गया था। ठीक,
मतलब लागू हो गया था इतने % भूमि पे। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ की थी? तो अंग्रेजों ने सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास प्रेसिडेंसी क्षेत्र में प्रारंभ की थी। और ये रैयतवाड़ी व्यवस्था क्यों शुरू की गई थी? अंग्रेज जो भू कलेक्ट करते थे भारतीयों से, उसके लिए शुरू की गई थी। और रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू कब हुई थी? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे 1820 में। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कौन है? टॉमस मुनरो और रीड महोदय, ये दोनों लोग कौन है? रैयतवाड़ी व्यवस्था की जन्मदाता। और भारत की लगभग रैयतवाड़ी व्यवस्था 51% भूमि पे शुरू की गई थी। मतलब 51% भूमि तक इसका विस्तार हो चुका था। और बौद्ध, हिंदू और जैन शैलाकृत गुफाएं स्थित हैं। तो ये गुफाएं कहाँ पे पाई जाती हैं? तो एलोरा में पाई जाती हैं ये गुफाएं। एलोरा कहाँ पे स्थित है? तो ये संभाजी नगर में स्थित है। और संभाजी नगर क्या है? संभाजी नगर क्या है? तो ये औरंगाबाद का नया नाम है। और ये भारत के किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और बात करते हैं, आपसे पूछे कि कैलाशनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है? कैलाश नाथ मंदिर के बारे में पूछ ले आपसे, कहाँ पे स्थित है? तो कैलाश नाथ मंदिर ये भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। भारत का सबसे, पहले ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत का सबसे बड़ा, आपसे पूछ ले कि गुफा मंदिर कौन है? तो ये कैलाश नाथ मंदिर है, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर। और आपसे पूछे कि कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो जो कैलाश नाथ मंदिर है, इसका निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट शासक ने। किसका? राष्ट्रकूट शासक ने। और राष्ट्रकूट शासक में भी आपसे पूछे कि इसका निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। किसने? कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। और आपसे पूछ ले कांची का कैलाश मंदिर, तो उसके बारे में आपसे पूछ ले, कांची का जो कैलाश मंदिर है, तो जो कांची का जो कैलाश मंदिर है, इसका निर्माण आपसे पूछ ले किसने करवाया था? तो कांची का जो कैलाश मंदिर है, तो उसका निर्माण जो है नरसिंह वर्मन सेकंड ने करवाया था। किसने करवाया था? उसका निर्माण कराने वाले कौन है? नरसिंह वर्मन सेकंड। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे कौन? नरसिंह वर्मन सेकंड उसका निर्माण करवाते हैं। और ये नरसिंह वर्मन सेकंड, ये इसका मंदिर कहाँ पे स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित मंदिर है। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं, जैन, हिंदू और बौद्ध, ये तीनों गुफाएं कहाँ पे स्थित है? तो ये एलोरा में स्थित गुफाएं हैं। और ये इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये कहाँ पे स्थित है? संभाजी नगर में, महाराष्ट्र में स्थित है। और बात करते हैं, अगर आपसे पूछ ले कि कैलाशनाथ मंदिर का जो है निर्माण किसने करवाया, तो कैलाशनाथ मंदिर भारत का सबसे बड़ा मंदिर, गुफा मंदिर है। और इसका निर्माण जो है किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। किसने? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। और कांची का कैलाश मंदिर, जो काशी का कैलाश मंदिर है, तमिलनाडु में स्थित है, कांची में, इसका निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन सेकंड ने कराया था। निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो निजामुद्दीन औलिया का जो जन्म है बदायूं यूपी में हुआ था। यूपी का एक जिला है बदायूं, यहाँ पे हुआ था। और बात करते हैं निजामुद्दीन औलिया के बारे में। तो आपसे पूछे कि निजामुद्दीन औलिया कौन थे? तो निजामुद्दीन औलिया के बारे में बात करें तो ये एक सूफी संत थे। कौन थे? एक सूफी संत थे। और ये क्या थे? इन्होंने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। किस संप्रदाय की? चिश्ती संप्रदाय की। आपसे पूछ ले कि स्थापना किसने की थी? तो जो सूफी संत है, इसकी स्थापना किसने किया था? चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ये करते हैं। और निजामुद्दीन औलिया ये अमीर खुसरो के गुरु हैं। कौन हैं? ये अमीर खुसरो के, आपसे पूछ ले कि गुरु कौन है? तो निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के गुरु हैं। और इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। इन्होंने कहा था, क्या कहा था इन्होंने? कि दिल्ली अभी दूर है। तो ये भी पूछा जाता है कि दिल्ली अभी दूर है किसने कहा था? तो दिल्ली अभी दूर है, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। तो ये सारी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। निजामुद्दीन औलिया का जन्म आपसे पूछे कहाँ पे हुआ? तो बदायूं यूपी में निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था। निजामुद्दीन औलिया कौन थे? तो ये एक सूफी संत थे। चिश्ती संप्रदाय के स्थापना किसने किया था? निजामुद्दीन औलिया ने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया थे। इन्होंने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल है। कौन है?
आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय में सीएम कौन है, यानी कि मुख्यमंत्री कौन है आपसे पूछे तो आदित्यनाथ है। कौन है? आदित्यनाथ। और ये किस पार्टी से है? तो ये बीजेपी पार्टी से ये आपके सीएम है। वहीं आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन है। उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल का नाम क्या है? तो सरोजिनी नायडू हैं उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल। कौन है? सरोजिनी नायडू। वहीं आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन है? तो उनका भी जवाब क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू। ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल और उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल ये दोनों हैं। और आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का क्या नाम है। तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का नाम गोविंद बल्लभ पंत है। क्या है? गोविंद बल्लभ पंत है उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। वहीं आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला सीएम कौन है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला सीएम का नाम क्या है? तो उत्तर प्रदेश की जो पहली महिला सीएम है उनका नाम क्या है? सुचेता कृपलानी। क्या है? सुचेता कृपलानी, जो कि भारत की पहली महिला सीएम है किसी राज्य में बनने वाले, और यूपी में बनी थी। और उत्तर प्रदेश की प्रथम दलित महिला सीएम कौन है? उत्तर प्रदेश की प्रथम दलित महिला सीएम के नाम क्या है? उत्तर प्रदेश की प्रथम दलित महिला सीएम का नाम क्या है? तो बहन मायावती थी उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला सीएम। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है। तो आनंदीबेन पटेल है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल वर्तमान समय। और सीएम कौन है उत्तर प्रदेश के? आदित्यनाथ सीएम है और ये बीजेपी पार्टी से हैं। उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर कौन है? सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल है और पहली महिला राज्यपाल भी उत्तर प्रदेश की सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का नाम क्या है? गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम क्या है? सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री दलित मुख्यमंत्री का क्या नाम है? मायावती उत्तर प्रदेश की पहली दलित मुख्यमंत्री हैं। पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है। तो पंचायती राज व्यवस्था संबंधी जो प्रावधान है भाग 9 में, कहाँ पे? भाग 9 में इसका प्रावधान है। और पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में ऐड किया था किस संशोधन के द्वारा? तो पंचायती राज व्यवस्था के लिए संविधान संशोधन हुआ था 73वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था? 1992 में। और 73वां संविधान संशोधन आपसे पूछ ले कि लागू कब हुआ था। तो ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को ये पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था। इसी दिन 24 अप्रैल को दिन क्या मनाते? पंचायती राज दिवस मनाते। 24 अप्रैल को इसी दिन पंचायती राज दिवस मनाते। और इसके तहत इस संशोधन के तहत संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके तहत अनुसूची नंबर 11 जुड़ी, 11 नंबर की अनुसूची जुड़ी। और इसमें कार्य करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था को कितने विषय दिए गए हैं? तो इसमें पंचायती राज व्यवस्था को कार्य करने के लिए 29 विषय दिए गए। और सर्वप्रथम लागू कहाँ से हुआ था ये? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ से लागू हुआ था? तो ये नागौर राजस्थान से लागू हुआ था। कहाँ से? नागौर राजस्थान से लागू हुआ था। 1959 में लागू हुआ था। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान। तो ये भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया था। और 21 संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को 73वां संविधान संशोधन, जो कि 1992 में हुआ था, जिसे लागू किया गया 24 अप्रैल 1993 में। और इस दिन 24 अप्रैल के दिन पंचायती राज व्यवस्था दिवस मनाते हैं। और अनुसूची, इसके तहत संविधान में कौन सी अनुसूची जुड़ी? अनुसूची नंबर 11वीं जुड़ी। और इसमें कार्य करने के लिए विषय दिए गए 29 पंचायती राज व्यवस्था को। और ये सर्वप्रथम लागू करने का काम ये राजस्थान के नागौर में हुआ था और 1969 में इसे लागू किया गया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? तो भारतीय संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। और इसी दिन यहाँ पे आंशिक रूप से इसे लागू कर दिया गया। किस रूप से? आंशिक रूप से इसे क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर संविधान आपसे पूछे कि पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था, संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था, तो संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था? आपसे पूछे कि संविधान सभा का
गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन अगर आपसे पूछ रहे पहले संविधान सभा, तो ये हुआ था आपके जुलाई 1946 को। कब हुआ था? जुलाई 1946 को हुआ था। और इसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की बात करें कौन बनाए गए थे, तो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बनाए गए थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा के आपसे पूछ ले कि अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अब आपसे पूछ ले कि संविधान को लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को, ये तो आप लोग लिखे ही, संविधान को लागू किया गया था। ठीक। और अगर आपसे पूछे कि संविधान बनने में कितना समय लगा था, तो संविधान बनने में समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। तो इन सारी चीजों को आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? तो भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार ये 26 जनवरी 1949 को हुआ था। और आंशिक रूप से इसे लागू कब किया गया था संविधान को? तो ये 26 जनवरी 1950 के दिन ही लागू किया गया था। लेकिन आपसे पूछे कि 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। लेकिन आपसे पूछे कि पूर्ण रूप से संविधान को लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को इसका अधिकांश भाग और पूर्ण रूप से इसे लागू किया गया था। संविधान सभा का आपसे पूछे गठन कब हुआ था? तो 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। और अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा में इसमें बनाए गए थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन आपसे पूछिए कि संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाया गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान को बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो देखिए, शिल्पी का मतलब किसका योगदान पंचायती राज व्यवस्था में सर्वप्रथम है? तो इसका मतलब ये है। तो बलवंत राय मेहता को क्या कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को क्या कहा जाता है? तो बलवंत राय मेहता को कहा जाता है पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे बलवंत राय मेहता समिति ने क्या किया था? ये अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। और बलवंत राय मेहता समिति का सबसे पहले गठन आपसे पूछने कब हुआ था? तो ये 1957 में इसने गठन किया था। और इसने अपने रिपोर्ट में क्या बताया? इसने अपने रिपोर्ट में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की। कितने स्तर की? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की। और इसमें 3 स्तर बताए पंचायती राज व्यवस्था का। एक तो आपका किस स्तर है? एक आपका जिला स्तर पे पंचायती राज व्यवस्था जिला स्तर एक बताया आपका। और एक आपका ब्लॉक स्तर बताया। कहाँ का? जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, और एक आपका ग्राम स्तर का। तो इस तरह से त्रिस्तरीय यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था की यहाँ पे बात की गई थी। कितने स्तर की? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई थी। ठीक। और सबसे पहले इसे लागू कहाँ पे किया गया था? तो लागू अभी हमने बताया कि इसे राजस्थान से लागू किया गया था, राजस्थान से। लेकिन आपसे पूछे कि प्रयोग कहाँ पे किया गया था इसका? तो सबसे पहले इसमें प्रयोग आंध्र प्रदेश से किया गया था, आंध्र प्रदेश से। और लागू कहाँ पे किया गया था? राजस्थान से। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो बलवंत राय मेहता को कहा जाता है पंचायती राज व्यवस्था के शिल्पी। क्योंकि बलवंत राय मेहता समिति की जो बात है, तो इसका गठन हुआ था 1957 को। और इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अपनी रिपोर्ट में बात की थी। और इसके तहत 3 स्तर कौन कौन से बताए गए थे? एक जिला स्तर बताया गया, एक ब्लॉक स्तर, एक ग्राम स्तर। ठीक। और बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था लागू कहाँ से हुआ था? राजस्थान के नागौर से। और प्रयोग कहाँ पे किया गया था? तो आंध्र प्रदेश में सबसे पहले यहाँ पे प्रयोग किया गया था। किस पर महाभियोग का मुकदमा चला? तो देखिए, वारेन हेस्टिंग पे महाभियोग का मुकदमा चला था। किस पे? वारेन हेस्टिंग पे महाभियोग का मुकदमा चला था। और कहाँ पे चला था? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि जगह भी पूछा जाता है। ब्रिटिश संसद पे इस पे महाभियोग का मुकदमा चला। कहाँ पे? ब्रिटिश संसद में इस पे महाभियोग का मुकदमा चला था। और आपसे पूछे कि पहला गवर्नर कौन था? पहला गवर्नर के बारे में आपसे पूछ ले कि भारत का पहला गवर्नर कौन था? तो वारेन हेस्टिंग से पहला गवर्नर किसे बनाया गया था? वारेन हेस्टिंग को बनाया गया था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, वारेन हेस्टिंग को बनाया गया था पहला गवर्नर। लेकिन आपसे पूछे कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? तो बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल है, ये किसे बनाया गया था? वारेन हेस्टिंग को बनाया गया था। ये भी किसे बनाया गया था?
वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं द्वैध शासन के जनक कौन है। यहाँ पे द्वैध शासन आप लोग बताएंगे कि द्वैध शासन के जनक कौन है। तो द्वैध शासन के जो है वो जनक की बात कौन है, तो रॉबर्ट क्लाइव है। कौन? रॉबर्ट क्लाइव हैं द्वैध शासन के जनक। और बात करते हैं द्वैध शासन का अंत किसने किया था, अगर आपसे पूछे तो द्वैध शासन का अंत इसी ने वारेन हेस्टिंग ने किया था। किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। वारेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन का जनक ये अंत किया था 1772 में। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि किस पर महाभियोग का मुकदमा चला, तो वारेन हेस्टिंग पे ब्रिटिश संसद में इसे महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। ब्रिटिश संसद में वारेन हेस्टिंग के ऊपर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। और बात करते हैं बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो वारेन हेस्टिंग थे। अगर आपसे पूछे कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो भी उसका नाम क्या हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग। और बात करते हैं जो द्वैध शासन का जनक है वो किसी कहा जाता है, रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव को द्वैध शासन का जनक कहा जाता है। लेकिन आपसे पूछे द्वैध शासन का अंत किसने किया था, तो वारेन हेस्टिंग ने 1772 में द्वैध शासन का अंत किया था। ये सारे प्रश्न आप लोग अपने कॉपी में नोट करेंगे और इसका रिवीजन करते हुए चलेंगे। मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन करता है, तो देखिए मौलिक अधिकार की बात करें, ये संसद इसमें संशोधन करता है। और मौलिक अधिकारों के बारे में बात करेंगे तो ये मौलिक अधिकार आपसे पूछ ले कि ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है, 12 से 35। और इसे किस भाग में रखा गया था मौलिक अधिकार को, तो इसे भाग 3 में रखा गया। किस भाग में? भाग 3 में रखा गया था। और मौलिक जो अधिकार है ये मूल संविधान में कितने थे, तो मूल संविधान में हमारे पास कितने मौलिक अधिकार थे, तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। और वर्तमान समय में कितने मौलिक अधिकार बचे हैं, तो वर्तमान समय में मौलिक 6 अधिकार 6 बचे हैं। वहीं आपसे पूछे कि संविधान संशोधन के बारे में, तो यहाँ पे संविधान संशोधन की भी बात किया गया है ना, तो यहाँ पे संविधान संशोधन के बारे में बात करेंगे। तो ये संविधान संशोधन अनुच्छेद कितना है संविधान संशोधन का, तो अनुच्छेद नंबर 368 में संविधान संशोधन है। और इसे किस भाग में रखा गया है, अनुच्छेद 368, तो भाग 20 में है। और ये लिया कहाँ से गया है, तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे और इसका रिवीजन कर लेते हैं। आपसे पूछे कि मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन करता है, तो मौलिक अधिकार में संशोधन संसद करता है। और मौलिक अधिकार के बारे में बात करें तो अनुच्छेद 12 से 35 है मौलिक अधिकार, और इसे भाग 3 में रखा गया। किसमें? भाग 3 में। और मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे और एक संपत्ति का अधिकार इसमें से हटाया गया, तो हो गया 6 मौलिक अधिकार। और संविधान संशोधन के बारे में बात करें तो ये लिया गया है अनुच्छेद 368 में। और कहाँ से लिया गया है, ये भाग 20 में रखा गया और ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि जो जौनपुर शहर की स्थापना किसने किया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर की स्थापना किया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। और बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में, इसकी जो भी कलाकारी थी इसके बारे में। तो इसने क्या किया था, अपने प्रशासन में कौन कौन सी व्यवस्था की थी, तो ये ऐसा शासक था जिसने बेरोजगारों को क्या दिया था, बेरोजगारों को रोजगार दिया था। इसने क्या किया था, बेरोजगारों को रोजगार दिया था। और इसने नहरों का निर्माण करवाया था। किसने? नहरों का ये सर्वाधिक निर्माण करवाया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, नहरों का ये सर्वाधिक निर्माण करवाया था। और ये क्या किया था, दीवान ए खैरात की स्थापना की थी। दीवान ए खैरात की ये स्थापना किया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। और तारीख ए फिरोज शाही आपसे पूछ ले किसने लिखा था, तारीख ए फिरोज शाही। तो इसके लेखक आपसे पूछ ले कि किसने, कौन है, तो तारीख ए फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बर्नी है। कौन? जियाउद्दीन बर्नी है। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। और बात करते हैं यहाँ पे इक्ता प्रथा किसने शुरू की थी, इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की थी, तो इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था। किसने? इल्तुतमिश ने किया था इक्ता प्रथा की शुरुआत। और लेकिन आपसे पूछे कि इक्ता प्रथा को दोबारा शुरू किसने किया था, कि दोबारा शुरू किसने किया था, तो दोबारा शुरू भी किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग फिरोज शाह तुगलक से याद रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी, तो जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। और साथ में फिरोज शाह तुगलक क्या करता था अपने प्रशासन में, तो ये बेरोजगारों को रोजगार देता था। आज होते तो हम लोग की कोई टेंशन नहीं होती। नहरों का भी ये सर्वाधिक निर्माण करवाया था। और दीवान ए खैरात की स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक ने किया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। और तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखा था, तारीख ए फिरोज शाही
जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था। किसने? जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख फिरोजशाही लिखा था। इक्ता प्रथा शुरू किया था इल्तुतमिश ने, गुलाम वंश का शासक था, आप लोग जानते ही हैं। लेकिन आपसे पूछे कि इक्ता प्रथा को दोबारा शुरू किसने किया था, तो ये शुरू किया था फिरोजशाह तुगलक ने इक्ता प्रथा को दोबारा शुरू। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? तो भारत का जो सरकार का मुख्य जो विधि परामर्शदाता होता है वो महान्यायवादी होता है। कौन होता है? महान्यायवादी होता है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, कौन होता है? महान्यायवादी होता है। और बात करते हैं, और महान्यायवादी के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपसे पूछे कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो महान्यायवादी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन? राष्ट्रपति जी इसकी नियुक्ति करते हैं। और ये महान्यायवादी का जो नियुक्ति है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। प्रसाद पर्यंत होता है, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक ये अपने पद पे रहेंगे, वरना अगर राष्ट्रपति कह देंगे कि इस्तीफा दीजिए तो देना पड़ेगा। ये अनुच्छेद कितने में है महान्यायवादी का पद? तो ये अनुच्छेद 76 में न्यायवादी के बारे में प्रावधान किया गया। आपसे पूछे कि पहले न्यायवादी कौन थे? भारत के पहले न्यायवादी कौन थे? MC सीतलवाड़ थे। कौन? MC सीतलवाड़ भारत के पहले न्यायवादी थे। और वर्तमान समय जो भारत के न्यायवादी हैं उनका नाम बताइए। तो वर्तमान समय R वेंकट-रमण है। कौन? R वेंकट-रमणी हैं वर्तमान समय में भारत के न्यायवादी। और बात करते हैं न्यायवादी बनने के लिए योग्यता कितनी रहनी चाहिए। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि आखिर न्यायवादी रहने के लिए योग्यता कितने होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनके बराबर इनकी योग्यता होनी चाहिए। किसके बराबर? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर योग्यता होनी चाहिए। तो ये चीजें आप लोग यहाँ से न्यायवादी के बारे में याद रखेंगे। तो देखिए, भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? महान्यायवादी भारत सरकार को ये सलाह देने का काम करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं महान्यायवादी की नियुक्ति, और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने कार्य करते हैं। और न्यायवादी से संबंधित भारत में कौन सा अनुच्छेद है? तो संविधान में न्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद 76 है। भारत के पहले न्यायवादी कौन है? MC सीतलवाड़ है भारत के पहले न्यायवादी। वर्तमान समय में भारत के न्यायवादी कौन है? R वेंकट-रमणी हैं वर्तमान समय में भारत के न्यायवादी। और न्यायवादी बनने के लिए योग्यता कितनी होनी चाहिए? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर न्यायवादी बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए। महान्यायवादी। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला जिला कौन है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद जिला है। कहाँ का? गाजियाबाद जिला है। और गाजियाबाद, अगर आपसे पूछे कि 2011 की जनगणना में 2011 गाजियाबाद यूपी में 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन थे? जनगणना आयुक्त आपसे पूछ ले कि 2011 की जनगणना का जो जनगणना आयुक्त थे उनका क्या नाम था? तो चंद्रमौली थे 2011 के जनगणना आयुक्त थे। और आपसे पूछे कि सर्वाधिक लिंगानुपात भारत की किस राज्य का था? सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का था? और सबसे कम लिंगानुपात जो है किस राज्य का था? कम लिंगानुपात। तो इस प्रश्न को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। आपसे पूछे कि सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का था? तो ये था केरल का। लेकिन आपसे पूछे कि सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का था? तो ये था हरियाणा का। कहाँ का? हरियाणा का सबसे कम लिंगानुपात। आपसे पूछे कि सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की थी? सर्वाधिक 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पे था? सर्वाधिक साक्षरता भी कहाँ पे था? केरल में। सर्वाधिक साक्षरता भी केरल में। लेकिन आपसे पूछे कि सबसे कम साक्षरता कहाँ पे था? तो बिहार में सबसे कम साक्षरता था। कहाँ पे? बिहार में सबसे कम साक्षरता था। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पे था? सबसे कम जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करें, भारत के किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व 2011 के जनगणना के अनुसार? तो ये पूछा जाता है। तो ये अरुणाचल प्रदेश का था। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश का था। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा था? तो 2011 के जनगणना के अनुसार गाजियाबाद यूपी का ऐसा जिला है जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो 2011 के जनगणना आयुक्त जो थे
वो चंद्रमौली थे। कौन? चंद्रमौली। अब सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपसे पूछ ले तो आप बताएंगे अरुणाचल प्रदेश। वहीं आपसे पूछे कि सर्वाधिक लिंगानुपात भारत के किस राज्य में था, तो केरल में सर्वाधिक लिंगानुपात था, लेकिन सबसे कम लिंगानुपात आपसे पूछे तो ये भारत के हरियाणा राज्य में था। और सर्वाधिक साक्षरता वाला भारत का राज्य कौन सा था, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल था। लेकिन आपसे पूछे सबसे कम साक्षरता भारत के किस राज्य में था, तो बिहार में था। और अगला प्रश्न है कि मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति की शुरुआत किसने की, तो मतलब मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति की शुरुआत कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1957 को हुई थी। कब हुई थी ये? 1 अप्रैल 1957 को दशमलव पद्धति की शुरुआत हुई। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और वहीं आपसे पूछे कि मुद्रा प्रणाली का जो मुद्रा प्रणाली है भारत में, इसका प्रबंधकर्ता कौन है। भारत में मुद्रा प्रणाली का प्रबंधकर्ता कौन है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, रिजर्व बैंक है भारत में मुद्रा प्रणाली का प्रबंधकर्ता। कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये मुद्रा नियंत्रण प्रणाली को कंट्रोल करता है। ठीक। और वहीं आपसे पूछे कि भारत में पहली बार मुद्रा अवमूल्यन कब हुआ था। भारत में फर्स्ट टाइम जो है मुद्रा अवमूल्यन कब हुआ था, मुद्रा अवमूल्यन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1949 में। 1949 में हुआ था। और आपसे पूछे कि आईएमएफ की मुद्रा क्या है, आईएमएफ की मुद्रा को क्या कहते हैं, तो आईएमएफ की मुद्रा है एसडीआर, एसडीआर। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और वहीं आईएमएफ के बारे में बात करें, आपसे पूछे कि स्थापना कब हुई थी, तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर आपसे पूछ ले तो वाशिंगटन डीसी में, यहाँ पे लिख देते हैं कहाँ पे, वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति की शुरुआत कब हुई, तो 1 अप्रैल 1957 को हुई थी। और मुद्रा प्रणाली का जो प्रबंध करता है भारत में वो कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, भारतीय रिजर्व बैंक। और आपसे पूछे कि भारत में पहली बार मुद्रा का अवमूल्यन कब हुआ था, तो 1949 में भारत में पहली बार मुद्रा का अवमूल्यन हुआ था। आईएमएफ की मुद्रा क्या है, तो एसडीआर है। आईएमएफ की मुद्रा स्थापना कब हुई थी, 1945 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे, वाशिंगटन डीसी में। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है, तो ओ निगेटिव जो है सर्वदाता होता है। इसे क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। इंग्लिश में भी आप लोग याद रखेंगे क्योंकि इंग्लिश में ही पूछता है। और आपसे पूछे कि सर्वग्राही कौन सा रक्त समूह होता है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है, तो AB प्लस होता है सर्वग्राही। और इसे क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिसेप्टर। कौन क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिसेप्टर बोलते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। वहीं आपसे पूछे कि रक्त समूह की खोज किसने की थी, रक्त समूह की खोज किसने की थी, या फिर आपसे पूछ ले कि RH फैक्टर की खोज किसने की थी, RH फैक्टर की खोज किसने की थी, तो इन दोनों की खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। किसने, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। और वहीं आपसे पूछे कि रक्त की माप किस यंत्र से करते हैं, रक्त की माप किस यंत्र से करते हैं, तो ये स्फिग्नोमैनोमीटर से करते हैं। किसने, स्फिग्नोमैनोमीटर से करते हैं रक्त समूह की रक्त की माप, यानी कि ब्लड प्रेशर की माप। और रक्त का आपसे पूछ ले कि पीएच कितना होता है, रक्त का पीएच तो 7.4 होता है रक्त का पीएच। इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है, तो यूनिवर्सल डोनर जो है वो निगेटिव होता है। और सर्वग्राही यानी कि यूनिवर्सल रिसेप्टर AB प्लस होता है। और रक्त समूह की खोज या फिर आपसे पूछे कि RH फैक्टर की खोज किसने की, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था RH फैक्टर या फिर रक्त समूह की खोज। और रक्त की माप किसे किया जाता है, स्फिग्नोमैनोमीटर से किया जाता है। और रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। रानी लक्ष्मी बांध अवस्थित कहाँ पे है, तो बेतवा नदी पे अवस्थित है रानी लक्ष्मी बांध। कहाँ पे, बेतवा नदी पे। और बेतवा नदी पे कुछ और बांध स्थित है, जैसे राजघाट बांध। कहाँ पे, राजघाट बांध कहाँ पे, तो ये बेतवा नदी पे। वहीं आपसे पूछे कि परीक्षा बांध कहाँ पे स्थित है, परीक्षा बांध कहाँ पे स्थित है, तो ये भी आपके बेतवा नदी पे। और बेतवा नदी पे आपसे पूछे कि माता टीला परियोजना कहाँ पे, माता टीला
परियोजना कहाँ पे है? तो माता टीला जो परियोजना है ये भी बेतवा नदी का है, बेतवा नदी का परियोजना है। और आपसे पूछे कि बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो बेतवा नदी का जो उद्गम है वो विंध्याचल पर्वत से होता है। कहाँ पे? विंध्याचल पर्वत से होता है बेतवा नदी का उद्गम। अब बात करते हैं बेतवा नदी की, तो इसकी सहायक नदी कौन सी है? बेतवा नदी की सहायक, ये किसकी सहायक नदी है? तो बेतवा नदी जो है ये यमुना की सहायक नदी, किसकी? यमुना की सहायक नदी है। बेतवा नदी की बात करें, आपसे पूछे कि ओरछा किसकी किस नदी के किनारे हो? ओरछा किस नदी के किनारे है? तो ओरछा जो है वो बेतवा नदी के किनारे से, बेतवा ओरछा जो है किससे संबंधित है? तो ओरछा रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित है, झांसी के निकट वहीं पे पड़ता है 5 किलोमीटर के अंदर पे। तो ये बेतवा नदी के किनारे स्थित है। तो इतनी चीजें यहाँ पे बेतवा नदी से आप लोग याद रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि रानी लक्ष्मी बांध कहाँ पे स्थित? तो रानी लक्ष्मी बांध बेतवा नदी पे स्थित है, और राजघाट बांध भी बेतवा नदी पे स्थित है, परीक्षा बांध भी बेतवा नदी पे स्थित है। माता टीला परियोजना की बात करें तो ये भी बेतवा नदी पे स्थित है। बेतवा नदी का जो उद्गम है विंध्याचल पर्वत से हुआ है। और बेतवा नदी किसकी सहायक नदी? तो ये यमुना की सहायक नदी है। ओरछा नदी किनारे किस के स्थित है? किस नदी के किनारे? तो ओरछा शहर जो भी बेतवा नदी के किनारे स्थित है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, कोई भी धन विधेयक है या फिर नहीं? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? तो इसका निर्णय लेने का काम करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, लोकसभा अध्यक्ष। और वहीं आपसे पूछे कि राज्य स्तर पे कोई भी धन विधेयक है कि नहीं, इसका जांच कौन करता है? इसका जांच कौन करेगा? इसका जांच करेगा विधानसभा अध्यक्ष। कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष। तो ये दोनों चीजें आप लोग कंफ्यूजन आप लोग अलग अलग रखेंगे, कंफ्यूजन एक में नहीं। अब बात करते हैं धन विधेयक की। तो धन विधेयक ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये जो है केंद्र का धन विधेयक अनुच्छेद नंबर 110 में दिया गया है। और बात करते हैं ये हमेशा प्रस्तुत कहाँ पे होता है? ये प्रस्तुत कहाँ पे होता है हमेशा? तो ये हमेशा लोकसभा में प्रस्तुत होता है, लोकसभा में। ये एक बार लोकसभा में आ गया तो उसके बाद ये राज्यसभा में जाएगा। और ये पूछा जाता है एग्जाम में कि राज्यसभा इसे अधिकतम कितने दिन तक रोक सकता है? राज्यसभा इसे कितने अधिकतम दिन तक रोक सकता है? तो ये 14 दिन तक ये मात्र रोक सकता है, 14 दिन तक मात्र ये रोक सकता है राज्यसभा अपने पास। उसके बाद आगे भेजना होगा इसे, ठीक। और जो राज्य स्तर पे जो धन विधेयक है वो पेश किसके मतलब अनुमति पे किया जाता है? तो इसमें अनुमति होती है किसकी? राज्यपाल की। किसकी अनुमति? राज्यपाल की अनुमति पे पेश किया जाता है। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ से नोट करेंगे कॉपी में। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि कोई भी धन विधेयक है कि नहीं, इसकी जांच कौन करता है? तो इसकी जांच करता है लोकसभा अध्यक्ष। कोई भी विधेयक धन विधेयक है इसकी जांच लोकसभा अध्यक्ष। और ये धन विधेयक किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद नंबर 110 में है। और ये प्रस्तुत जो है वो लोकसभा में हमेशा किया जाता है। और राज्यसभा इसे अधिकतम कितने दिन तक रोक सकता है? राज्यसभा इसे अब लोकसभा से पारित होने के बाद अधिकतम इसे 14 दिन तक अपने पास रोक सकता है। और राज्य स्तर पे जांच कौन सा करता है लोकसभा का? तो राज्य स्तर पे जांच करने का काम विधानसभा अध्यक्ष करता है। और बात करते हैं अनुमति की, किसके अनुमति पे राज्यसभा में पेश किया जाता है? तो इसे राज्यपाल की अनुमति पे पेश किया जाता है। डेसिबल किसकी इकाई है? तो देखिए डेसिबल जो है वो ध्वनि की इकाई है। किसकी इकाई है? ध्वनि की इकाई डेसिबल है। वहीं आपसे पूछे कि ध्वनि का वेग कितना होता है? ध्वनि का वेग कितना होता है? तो ध्वनि की वेग बात करें, हवा में आपसे पूछ ले कि ध्वनि का वेग कितना होता है? तो हवा में जो ध्वनि का वेग 320 मीटर प्रति सेकंड होता है, 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। लेकिन आपसे पूछे कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है? तो ध्वनि का वेग जो है सर्वाधिक वो ठोस में होता है। किस में होता है? ठोस में होता है। लेकिन आपसे पूछे कि ध्वनि का वेग धीमी किस में होता है? तो ये होता है आपके हवा में। हवा में ध्वनि का वेग धीमी होता है। लेकिन आपसे पूछे ध्वनि का वेग शून्य किस में होता है, यानी कि बिल्कुल चलेगा ही नहीं, तो निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति है ये अनुदैर्ध्य होती है। कैसी होती है? अनुदैर्ध्य होती है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन आपसे पूछे कि अगर ताप को बढ़ाया जाए तो ध्वनि तरंगों में क्या परिवर्तन होगा? ताप को बढ़ाने पे, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर ताप को बढ़ाया जाए तो ध्वनि तरंगों में क्या परिवर्तन होगा? तो ये भी क्या होगा? ये भी ताप बढ़ाने पे ये भी बढ़ेगा। लेकिन आपसे पूछे कि नमी बढ़ाने पे क्या होगा? तो नमी बढ़ाने पर क्या होगा? ये नमी को बढ़ाएंगे तो ये चाल कम होगा, ध्वनि तरंगों की चाल क्या होगी? कम होगी। तो ये चीजें आप लोग
ध्यान रखेंगे। तो देख लीजिए, आपसे पूछे कि डेसिबल किसकी इकाई है, तो डेसिबल ध्वनि की इकाई है। और ध्वनि का वेग कितना होता है हवा में, तो ध्वनि के वेग का वेग हवा में 332 मीटर प्रति सेकंड होगा तो होता है। याद रखिएगा, मैथ वगैरह में बहुत काम पड़ता है इसका। और बात करते हैं ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है। और ध्वनि तरंगों की जो गति है और सर्वाधिक किस चीज में होती है, तो सर्वाधिक ठोसों में होती है। लेकिन आपसे पूछे कि ध्वनि तरंगों की धीमी किस में होती है, तो ये हवा में धीमी होती है। लेकिन शून्य किस चीज में होती है, तो निर्वात में ध्वनि तरंग बिल्कुल शून्य हो जाती है। और अगर ताप को बढ़ाया जाए तो ध्वनि तरंगे भी बढ़ती हैं। लेकिन अगर नमी को बढ़ाया जाए तो ध्वनि तरंगों की चाल क्या हो जाती है, नमी में कम हो जाती है। पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान कहाँ पे स्थित है, तो ये बरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे, बरेली यूपी में स्थित है। वहीं आपसे पूछे कि चावल अनुसंधान कहाँ पे स्थित है, चावल अनुसंधान कहाँ पे स्थित है, तो जो चावल अनुसंधान स्थित है वो असम के कहाँ पे है, कटक में, उड़ीसा कटक में स्थित है। कहाँ पे, उड़ीसा कटक में यहाँ पे स्थित है। वहीं आपसे पूछ ले कि वन अनुसंधान कहाँ पे स्थित है, वन अनुसंधान कहाँ पे स्थित है, तो जो राष्ट्रीय वन अनुसंधान स्थित है वो उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे, उत्तराखंड में। वहीं आपसे पूछे कि राष्ट्रीय वर्षा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, राष्ट्रीय वर्षा अनुसंधान केंद्र राष्ट्रीय वर्षा वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो ये जोरहाट असम में। कहाँ पे, जोरहाट असम में स्थित है। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन आपसे पूछ ले कि वही आलू अनुसंधान कहाँ पे स्थित है, राष्ट्रीय आलू अनुसंधान कहाँ पे स्थित है, तो राष्ट्रीय आलू जो अनुसंधान है ये आपके शिमला में स्थित है। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, शिमला में ये स्थित है। तो रिवीजन कर लेते हैं। आपसे पूछेगा कि पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान कहाँ पे स्थित है, तो ये बरेली में उत्तर प्रदेश में स्थित है। चावल केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पे स्थित है, तो उड़ीसा कटक में स्थित है, कटक में स्थित है। और केंद्रीय वन अनुसंधान कहाँ पे स्थित है, और उत्तराखंड में स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ पे स्थित है, तो ये शिमला में स्थित है। शिमला कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। और बात करते हैं वर्षा वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो जोरहाट असम में। कहाँ पे, जोरहाट असम में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। फॉरवर्ड, ओजोन परत के क्षयीकरण का कारण क्या है, तो जो ओजोन परत है उसके क्षयीकरण का जो कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और ओजोन परत के बारे में बात करें, अगर आपसे पूछे कि ओजोन परत की तो स्थित कहाँ पे है, तो ये भी पूछा जाता है। तो ओजोन परत जो है ये समताप मंडल में है। कहाँ पे, समताप मंडल में ओजोन परत स्थित होता है। अगर आपसे पूछे कि पर्यावरण की छतरी किसे कहते हैं, पर्यावरण की छतरी किसे कहते हैं, तो पर्यावरण की छतरी ओजोन परत को कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि ओजोन परत का एक छिद्र है, ओजोन परत की एक छिद्र है, तो ये अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। कहाँ पे, अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। और इस छिद्र की खोज किसने की, तो ये भी एग्जाम में नाम पूछा जाता है। तो फोरमैन ने इसकी खोज की थी। किसने, फोरमैन ने खोज की कि अंटार्कटिका के ऊपर एक छिद्र है। तो और वहीं आपसे पूछे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्यों हुआ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो ये मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 16 सितंबर 1987 को। कब हुआ था, 16 सितंबर 1987 को हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और इसी दिन ओजोन दिवस कब मनाते हैं, 16 सितंबर के दिन ओजोन दिवस मनाते हैं। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, ये सारी चीजें। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि ओजोन परत का क्षयीकरण का कारण क्या है, तो ओजोन परत के क्षयीकरण का कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ओजोन परत स्थित कहाँ है, तो ये समताप मंडल में स्थित है और इसे पर्यावरण की छतरी कहते हैं। ओजोन परत में एक छिद्र अंटार्कटिका के ऊपर बना हुआ है और इसकी खोज किसने की है, फोरमैन ने इसकी खोज की। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो 16 सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और इसी दिन ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं। सभी किसमें, सभी अमीनो अम्ल होते हैं। तो देखिए दूध में जो है सभी अमीनो अम्ल होते हैं। और एंजाइम का आपसे पूछ ले कि निर्माण किससे होता है, एंजाइम का निर्माण जो है वो किससे होता है, तो एंजाइम का जो निर्माण है
वो अमीनो अम्लों से होता है। किससे? अमीनो अम्लों से होता है। एंजाइम का निर्माण अमीनो अम्लों से होता है। वहीं आपसे पूछे कि प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन का निर्माण भी किससे होता है? ये भी, इसका निर्माण भी अमीनो अम्ल से होता है। किससे? अमीनो अम्ल से होता है प्रोटीन का भी निर्माण। अगर आपसे पूछे कि शरीर में कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, मानव शरीर में कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, तो मानव शरीर में जो अमीनो अम्लों की संख्या कितनी है? 20 है। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देखिए किस में सभी अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? दूध में सभी अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। एंजाइम का निर्माण किस में होता है? तो अमीनो का अम्लों से एंजाइम का निर्माण। प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? तो ये अमीनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण। शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या कितनी है? तो 20 शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों में, और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि बायोगैस में कौन सी ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो बायोगैस में ईंधन के रूप में मीथेन को प्रयोग किया जाता है। मीथेन का प्रयोग किया जाता है। मीथेन का फार्मूला क्या होता है? CH4 होता है, ये आप लोग जानते हैं। और बात करते हैं रेफ्रिजरेटर में, जो रेफ्रिजरेटर होता है, रेफ्रिजरेटर, इसमें किस चीज का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें रेफ्रिजरेटर में आपसे पूछेगा कि शीतलक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में फ्रीऑन गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका गैस का? फ्रीऑन गैस का प्रयोग किया जाता है। वहीं आपसे पूछे कि फल पकाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? फल को पकाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है फल पकाने में एसिटिलीन गैस का प्रयोग। किसमें, किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है फल पकाने में। वहीं आपसे पूछे कि एलपीजी गैस में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एलपीजी गैस में, तो इसमें ब्यूटेन, प्रोपेन और ब्यूटेन गैस का, प्रोपेन एंड ब्यूटेन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि लॉफिंग गैस में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आपसे पूछे कि लॉफिंग गैस में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो लॉफिंग गैस में N2O का प्रयोग किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक बार रिवीजन करते हैं। आपसे पूछे कि बायोगैस में कौन सी ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो बायोगैस में ईंधन के रूप में मीथेन का प्रयोग किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? CH4 कहते हैं। रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें फ्रीऑन गैस का प्रयोग किया जाता है। और फल को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो एसिटिलीन गैस को प्रयोग करते हैं फल को पकाने के लिए। एलपीजी में कौन सा गैस का यूज करते हैं? प्रोपेन एंड ब्यूटेन गैस का यूज एलपीजी में करते हैं। लाफिंग गैस में कौन सी गैस होती है? तो N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस में उपयोग करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। बात करते हैं कौन सा राज्य सर्वाधिक नगरीकृत है? तो गोवा राज्य सर्वाधिक नगरीकृत है। और गोवा के बारे में कुछ चीजें देखते हैं। जैसे आपसे पूछे कि गोवा आजाद कब हुआ था? गोवा आजाद कब हुआ था? तो गोवा जो है आजाद हुआ था 19 दिसंबर 1946 को, सॉरी 19 दिसंबर 1961 को। और 19 दिसंबर के दिन क्या मनाते हैं? गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं 19 दिसंबर को दिन, 19 दिसंबर के दिन। और इसे ऑपरेशन विजय चला करके गोवा को आजाद किया गया था। कौन? ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा को आजाद किया गया था। और यहीं आपसे पूछे कि गोवा पूर्ण राज्य कब बना था? गोवा पूर्ण राज्य कब बना था? तो ये 30 मई 1987 को बना था। कब बना था? 30 मई 1987 को गोवा पूर्ण राज्य बना था। और बात करते हैं इस दिन क्या मनाते हैं? इस दिन 30 मई को दिन गोवा स्थापना दिवस। आपसे पूछे कि गोवा स्थापना दिवस कब मनाते हैं? तो ये 30 मई के दिन मनाते हैं। तो आप गोवा में सबसे पहले कौन आए थे? गोवा में सबसे पहले आए थे कौन? पुर्तगाली। गोवा में सबसे पहले आने वाले कौन है? पुर्तगाली। और ये कब आए थे?
1510 में आए थे, 1510 में आए थे। अब भारत में गोवा से लास्ट में कौन लोग गए थे, लास्ट में कौन से लोग गए थे, तो गोवा से लास्ट में गए थे कौन, पुर्तगाली। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि कौन सा राज्य सर्वाधिक नागरिक था, गोवा सर्वाधिक नागरिक था। लेकिन आपसे पूछे गोवा आजाद कब हुआ था, 19 दिसंबर 1961 को गोवा आजाद हुआ था। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाते हैं, तो गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर के दिन मनाते हैं। ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा को आजाद कर दिया गया था, गोवा को आजाद कराया गया था। और गोवा पूर्ण राज्य बना था 19 मई 1987 को। ये गोवा से प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। और गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 30 मई के दिन, इसीलिए गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। और गोवा में सबसे पहले कौन लोग आए थे, तो गोवा में सबसे लोग पहले पुर्तगाली 1210 में आए थे। और गोवा से सबसे लास्ट में कौन लोग गए थे, पुर्तगाली लोग गोवा से सबसे लास्ट में गए थे। वहीं आपसे पूछे कि कलिंग युद्ध का विवरण कहाँ पे मिलता है, तो जो कलिंग युद्ध का विवरण अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। किस शिलालेख में, 13वें शिलालेख में अशोक का विवरण मिलता है कलिंग युद्ध का। और ये कब हुआ था कलिंग युद्ध, 261 BC में कलिंग युद्ध हुआ था। डेट भी आप लोग यहाँ से याद रखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसके लिए पूछा जाता है। और इस कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सी नीति अपनाई, इसमें धम्म चक्र की नीति अपनाई थी। किस नीति की, धम्म चक्र की नीति अपनाई थी अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद। और इसके बाद कहा जाता है कि अशोक ने पूरी तरह से कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया था, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। कौन सा धर्म, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। और मास्की और गुर्जरा अभिलेख, इसके बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे, मास्की एंड गुर्जरा अभिलेख के बारे में। और इसके बारे में क्यों हमें ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें अशोक का नाम मिलता है, अशोक का नाम इसमें अशोक मिलता है, अशोक का नाम मास्की और गुर्जरा अभिलेख में मिलता है। और ये अशोक जो मास्की और गुर्जरा अभिलेख है, ये किस लिपि में लिखा गया था, तो मास्की और गुर्जरा अभिलेख किस लिपि में लिखा गया था, तो ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। किस लिपि में, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। और आपसे पूछे कि अशोक का राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था, तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे अशोक का राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था। तो देख लेते हैं, अगला प्रश्न है, आपसे पूछे कि कलिंग युद्ध का विवरण किस शिलालेख में मिलता है, कि 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का विवरण मिलता है। ये लड़ा गया था 1261 BC में। और इसके बाद अशोक ने क्या कर लिया था, धम्म चक्र की नीति अपनाई थी। और ये पूरी तरह से क्या धारण कर लिया था, बौद्ध धर्म ये पूरी तरह से ये ग्रहण किया था। और मास्की और गुर्जरा अभिलेख के बारे में बात करेंगे, ये अशोक के नाम इसमें मिलते हैं। बात करते हैं ये किस लिपि में लिखा गया अभिलेख है, तो ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया अभिलेख है। अशोक का राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा कहाँ से मिलता है, तो भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा जो है वस्त्र उद्योग से मिलता है। किस उद्योग से, वस्त्र उद्योग से मिलता है भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा। लेकिन आपसे पूछे कि भारत में वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है, भारत में वाणिज्य एंड उद्योग मंत्री कौन है, तो भारत में वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। कौन है, पीयूष गोयल हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं विदेशी मुद्रा पे व्यय की सर्वाधिक किस चीज पे होता है, तो सर्वाधिक विदेशी मुद्रा व्यय किस पे होता है, तो सर्वाधिक विदेशी मुद्रा व्यय ये होता है भारत में पेट्रोलियम पे। किसमें, पेट्रोलियम पे सर्वाधिक विदेशी मुद्रा का व्यय होता है, पेट्रोलियम को आयात करने में। लेकिन आपसे पूछे कि सिधानी समिति का संबंध किससे है, सिधानी समिति का जो संबंध है वो किस चीज से है, तो सिधानी समिति का जो संबंध है वो भारत में किस चीज पे है, वो विदेशी मुद्रा बाजार पे है। किस पे है, विदेशी मुद्रा बाजार से ये संबंधित है। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि भारत में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा ये कहाँ से मिलता है, तो वस्त्र उद्योग से भारत में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा मिलता है। और भारत में वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री कौन है वर्तमान समय, पीयूष गोयल है भारत में वाणिज्यिक और विदेश मंत्री। और बात करते हैं उद्योग मंत्री, और बात करते हैं सर्वाधिक विदेशी मुद्रा का व्यय किस चीज पे होता है, पेट्रोलियम को खरीदने में भारत में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा व्यय होता है। सिधानी समिति का संबंध किससे है, तो विदेशी मुद्रा बाजार से सिधानी समिति का संबंध है। विक्रमशिला का संस्थापक कौन है, तो विक्रमशिला का जो संस्थापक है कौन है, धर्मपाल है। धर्मपाल है विक्रमशिला के संस्थापक। और विक्रमशिला ये धर्मपाल किस वंश के शासक हैं, तो ये पाल वंश के शासक है। किस वंश के शासक हैं, पाल वंश के। और विक्रम धर्मपाल को क्या कहा जाता है, तो सबसे पहले विक्रम धर्मपाल के बारे में देखेंगे, तो ये उत्तरापद स्वामी कहा जाता है। क्या, उत्तरापद स्वामी ने कहा जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे विक्रम धर्मपाल के बारे में। और विक्रमशिला बिहार के बारे में देखते हैं, तो ये क्या है,
तो ये बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। क्या था ये? बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला विद्यालय था। और बात करते हैं वहीं नालंदा विश्वविद्यालय की। अब एक आध विश्वविद्यालय के बारे में देख लेते हैं। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय था ना, इसके बारे में बात किया जाता है कि इसकी स्थापना किसने की या फिर निर्माण किसने करवाया था। तो इसका निर्माण जो है कुमारगुप्त ने करवाया था। किसने करवाया था? कुमारगुप्त ने इसका निर्माण करवाया था। लेकिन अब बने काम को बिगाड़ेगा कौन? तो इसको ध्वस्त करने का काम कौन करता है? बख्तियार खिलजी करता है। कौन करता है? बख्तियार खिलजी करता है। अब बख्तियार खिलजी कौन था? तो गोरी का क्या था? सेनापति था। गोरी का क्या था? सेनापति था। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? धर्मपाल था विक्रमशिला विहार का संस्थापक। ये पाल वंश का शासक था। इसे क्या कहा जाता है? उत्तरापद स्वामीन कहा जाता है। और ये विक्रमशिला जो विहार है वो शिक्षा का केंद्र था, बौद्ध शिक्षा का। नालंदा विश्वविद्यालय स्थापना कौन की है? कुमारगुप्त ने किया नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। और लेकिन इसे ध्वस्त किसने किया? बख्तियार खिलजी ने इसे ध्वस्त किया। एक गोरी का सेनापति था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि किस किस ने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया था। तो देखिए कुतुब मीनार के जो निर्माण है वो सबसे पहले शुरू किसने किया था, तो ये देखेंगे। तो कुतुब मीनार के जो निर्माण है वो शुरू किया था। यहाँ पे कुतुब मीनार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसके निर्माण को शुरू किया। और इसे पूरा कराने का श्रेय किसे जाता है? तो इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था। कौन करवाया था? इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था। लेकिन चौथे मंजिले का निर्माण जो है, चौथे मंजिले का निर्माण आपसे पूछे किसने करवाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने चौथे मंजिलों का निर्माण करवाया था। चौथे मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे इतनी चीजें यहाँ से। तो अब बात करते हैं ये कुतुब मीनार के बारे में। ये स्थित कहाँ पे है? तो ये दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे? दिल्ली में कुतुब मीनार स्थित है। और बात करते हैं ये भारत की सबसे ऊंची मीनार है। इसका विशेषता क्या है? ये भारत की जो सबसे ऊंची मीनार है तो वो है आपकी कुतुब मीनार। और बात करते हैं इसकी ऊंचाई कितनी है? 73 मीटर इसकी ऊंचाई है। और वहीं आपसे पूछे कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे है? 2.5 दिन का झोपड़ा ये किसने बनवाया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये अजमेर में स्थित है, अजमेर में। और इसे भी किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि किस किस ने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया। तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है शुरू किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण को शुरू किया था। और इसे पूरा कराने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा कराने का श्रेय इल्तुतमिश को। और चौथा मंजिले का निर्माण किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और ये कुतुब मीनार स्थित कहाँ पे है? दिल्ली में स्थित है। और भारत की सबसे ऊंची मीनार है। कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है। ये 73 मीटर इसकी ऊंचाई है। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो अजमेर में स्थित है। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? तो देखिए कृष्णदेव राय एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसने नागलापुर की स्थापना की थी। कृष्णदेव राय ने नागलापुर की स्थापना की जाती है किए थे। और कृष्णदेव राय के बारे में चीजें देखेंगे। इन्हें क्या कहा जाता है? कृष्णदेव राय को इन्हें आंध्र भोज कहा जाता है। आंध्र भोज आपसे पूछे किसे कहा जाता है? तो ये कृष्णदेव राय को कहा जाता है। और वहीं कृष्णदेव राय के बारे में पूछे, आपसे पूछे कि विट्ठल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विट्ठल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? हजारा स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? हजारा स्वामी मंदिर का जो है निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था कृष्णदेव राय ने। किसने करवाया था? कृष्णदेव राय ने इसका निर्माण करवाया था। वहीं आपसे पूछे कि किसके दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे? तो इनके दरबार में जो है, इनके दरबार में कौन रहते थे? अष्टदिग्गज रहते थे। कौन रहते थे? अष्टदिग्गज इनके दरबार में रहते थे। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं कृष्णदेव राय के राजगुरु का क्या नाम था? तो कृष्णदेव राय के राजगुरु का नाम था व्यास राज। क्या था इनके राजगुरु का नाम? क्या था? व्यास राज था इनके राजगुरु का नाम। कृष्णदेव राय के बारे में बात करें, आमुक्त माल्यदा के लेखक कौन है? आपसे पूछेगा कि आमुक्त माल्यदा नामक पुस्तक किसने लिखी? तो आमुक्त माल्यदा के लेखक कौन है? कृष्णदेव राय है। किसने? कृष्णदेव
राय अमुक्त माल्यदा के लेखक है। तो इतनी चीजें इनके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कृष्णदेवराय ने किस नगर की स्थापना की, तो नागलपल्लापुर की स्थापना की कृष्णदेवराय को ने। इसने क्या कहा जाता था, आनंद भोज कहा जाता है। विट्ठल मंदिर का निर्माण कृष्णदेवराय ने। हजारा स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेवराय ने, किसने, कृष्णदेवराय ने करवाया। और इनके दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे, कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। इनके राजगुरु का नाम क्या था, व्यास राज इनके राजगुरु का। अमुक्त माल्यदा के लेखक कौन है, कृष्णदेवराय हैं अमुक्त माल्यदा के लेखक। वैश्विक तापमान के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है, तो देखिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस पूछेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर उसके बाद कौन सा, मीथेन है। मीथेन को क्या कहा जाता है, CH4 मीथेन को कहा जाता है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी इसके लिए उत्तरदायी गैस होती है। वहीं अब कुछ गैसों के बारे में देखेंगे, जैसे सूखी बर्फ। सूखी बर्फ में पूछा जाता है कौन सी गैस है, सूखी बर्फ या फिर इसे ड्राई आइस कहते हैं। क्या अंग्रेजी में क्या कहेंगे, इसे ड्राई आइस कहते हैं। इसमें कौन सी गैस का यूज किया जाता है, तो इसमें कौन सी गैस होती है, तो इसमें ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वहीं आपसे पूछे कि अग्निशामक में कौन सी गैस होती है, अग्निशामक में कौन सी गैस। अग्निशामक मतलब कि जो आग बुताने वाला चीज रहता है, वो फायर वाला, उसमें कौन सी गैस रहती है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है। वहीं आपसे पूछे कि CNG में कौन सी गैस होती है, या फिर आपसे पूछे कि गोबर गैस में कौन सी गैस होती है, या फिर आपसे पूछे कि बायोगैस में कौन सी गैस। गोबर गैस और बायोगैस एक ही है, तो उसमें कौन सी गैस होती है, तो उसमें भी कौन सी, मीथेन गैस होती है। कौन सी, मीथेन गैस होती है। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं रिवीजन के तौर पे, मीथेन को क्या कहा जाता है, इसे मार्स गैस भी कहते हैं, इसे मार्स गैस भी कहते हैं मीथेन को। तो देख लेते हैं, आपसे पूछेगा कि वैश्विक तापमान के लिए सबसे उत्तरदायी गैस है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। और मीथेन भी इसके लिए उत्तरदायी है, जिसे CH4 कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी। सूखी बर्फ में, सूखी बर्फ जिसे ड्राई आइस भी कहते हैं, इसके लिए कौन सी गैस है, इसमें कौन सी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अग्निशामक में कौन सी गैस का यूज किया जाता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। CNG में आपसे पूछे कौन सा गैस, या फिर बायोगैस में कौन सा गैस, या फिर गोबर गैस में कौन सी गैस होती है, मीथेन गैस होती है। मीथेन गैस को क्या कहते हैं, इसे मार्स गैस भी कहते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है कि जहांगीर ने किस कला को संरक्षण दिया, तो जहांगीर जो चित्रकला प्रेमी था, ये चित्रकला को क्या कहता है, संरक्षण देता है। और जहांगीर के शासनकाल को क्या कहा जाता है, जहांगीर के जो शासनकाल था, इसे चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। और क्यों चित्रकला को स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इसके शासनकाल में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पे था। ठीक, वहीं आपसे चित्रकला के बारे में कुछ बात करते हैं, जैसे मिथिला पेंटिंग के बारे में बात करेंगे। मिथिला पेंटिंग ये पूछा जाता है कहाँ की पेंटिंग की शैली है। वहीं आपसे पूछे कि मधुबनी जो शैली है, ये कहाँ की शैली है। मधुबनी चित्रकला की जो शैली है, ये कहाँ की शैली, किस स्टेट की है, तो ये दोनों कहाँ की है, बिहार की है। कहाँ की, बिहार की। वहीं आपसे पूछे कि राजा रवि वर्मा का संबंध भी किससे था, राजा रवि वर्मा का संबंध भी किससे था, तो इनका भी संबंध किससे था, चित्रकला से। चित्रकला से इनका भी संबंध था। और ये कहाँ पे, केरल में स्थित है। कहाँ के राजा थे, ये केरल के राजा थे। बात करते हैं जहांगीर किस कला के संरक्षण दिया, तो जहांगीर चित्रकला को संरक्षण दिया। और जहांगीर के शासनकाल को क्या कहा जाता है, चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इसके काल में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पे था। और मिथिला पेंटिंग कहाँ की थी, मधुबनी पेंटिंग शैली कहाँ की है, ये बिहार की है। बात करते हैं राजा रवि वर्मा का जो संबंध है, वो भी चित्रकला से, ये भी चित्रकला के प्रेमी थे। और ये बात करते हैं, ये केरल के राजा थे। राजा रवि वर्मा के कहाँ के राजा थे, ये केरल के राजा थे। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पर्यावरण के लिए अनुकूल ऊर्जा स्रोत कौन सा है, तो पर्यावरण के लिए जो बहुत ही अनुकूल ऊर्जा स्रोत है, वो सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा सेल जो है, ये पर्यावरण के लिए अनुकूल है। जिसकी खोज किसने की थी, तो इसका निर्माण किसने किया था, सौर पैनल का, सौर सेल का जो है निर्माण कब हुआ था, तो ये 1873 में इसका निर्माण हुआ था। बात करते हैं इसमें कौन सी धातु उपयुक्त की जाती है, कौन सी धातु का यूज करके जो सोलर पैनल जो बनाते हैं, ये आप लोग बताएंगे। तो इसके लिए सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। एंड गैलियम का भी उपयोग करते हैं। किसका, सिलिकॉन और गैलियम का उपयोग करते हैं। वहीं आपसे पूछे कि सौर पैनल कार्य क्या करता है, तो ये सौर ऊर्जा को कन्वर्ट करता है। ये सौर ऊर्जा को बदल देता है किसमें, ये वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है। सौर ऊर्जा को कन्वर्ट करता है किसमें,
विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो और सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला गांव कौन सा है, तो ये बात करेंगे। सौर ऊर्जा से संचालित आपसे पूछे कि भारत का पहला गांव कौन सा है, तो ये है आपका मोढेरा गुजरात। कौन सा? मोढेरा, जो कि कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। तो ये गांव है, सौर ऊर्जा से संचालित गांव। ठीक, तो ये चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं, अगला प्रश्न है, तो देखिए पर्यावरण के लिए अनुकूल ऊर्जा स्रोत कौन सा? सौर ऊर्जा स्रोत है, सौर ऊर्जा सेल है पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल। देखिए निर्माण कहाँ पे हुआ? 1875 में नहीं, 1873 में इसका निर्माण हुआ था। और इसमें कौन कौन सी धातु उपयोग की जाती है? तो इसमें बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है और गैलियम का उपयोग किया जाता है। और कार्य क्या होता है इसका? तो ये कार्य क्या करता है? सौर ऊर्जा को कन्वर्ट करता है, वैद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। और सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला गांव कौन सा है? तो मोढेरा गुजरात है, सौर ऊर्जा द्वारा संचालित भारत का पहला गांव। अगला प्रश्न है कि गुलामों का गुलाम किस शासक को कहते हैं? तो गुलामों का गुलाम जो है इल्तुतमिश को कहते हैं। किसे कहते हैं? इल्तुतमिश को कहते हैं गुलामों का गुलाम। क्यों इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहते हैं? क्योंकि ये गुलाम था। इल्तुतमिश किसका गुलाम था? तो इल्तुतमिश किसका गुलाम था? ये गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का। किस? कुतुबुद्दीन ऐबक का। और कुतुबुद्दीन ऐबक खुद गुलाम था किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक फिर खुद गुलाम था किसका? ये गौरी का गुलाम था। किसका? गौरी का गुलाम था। तो ये सारी चीजें इसीलिए इन्हें गुलामों का गुलाम। और इल्तुतमिश के बारे में बात करें, 21 वंश का शासक था। तो इल्तुतमिश जो है ये गुलाम वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? ये गुलाम वंश का शासक था। और इल्तुतमिश के बारे में बात करें, ये गुलाम वंश को क्या कहते हैं? मामलूक वंश कहते हैं। क्या कहते हैं? गुलाम वंश को मामलूक वंश कहते हैं। और बात करते हैं, इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। किसके? शुद्ध अरबी सिक्के आपसे पूछे किसने जारी किए थे? तो शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने का काम कौन किया था? इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के का जारी किया था। और आपसे पूछे कि इकता प्रथा, भारत में इकता प्रथा का प्रचलन किसने किया था? वो इकता प्रथा शुरू किसने किया था? तो ये भी आपके किसने शुरू किया था? तो इल्तुतमिश ने शुरू किया था इकता प्रथा। किसने? इल्तुतमिश ने शुरू किया था। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है गुलामों का गुलाम। और गुलाम क्यों कहा जाता है गुलामों का? क्योंकि ये इल्तुतमिश खुद गुलाम था ऐबक का। और गुलाम ये, और इल्तुतमिश जो है ये ऐबक का गुलाम था। और ऐबक किसका गुलाम था? ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इस वजह से इसे गुलामों का भी गुलाम कहा जाता है। शुद्ध अरबी सिक्के किसने जारी किए? तो इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। और इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? तो ये गुलाम वंश का शासक था। और गुलाम वंश को ही क्या कहते हैं? गुलाम वंश को ही कहते हैं मामलूक वंश। इकता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो इकता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने करा था। बात करते हैं, हरित क्रांति का सर्वप्रथम प्रभाव किस फसल पे में दिखा? तो हरित क्रांति का जो सबसे ज्यादा प्रभाव है वो गेहूं पे दिखा था। और दूसरे नंबर पे हरित क्रांति का प्रभाव दिखा था धान पे। और तीसरे नंबर पे हरित क्रांति का जो प्रभाव था वो गन्ना पे दिखा था। और अगर आपसे पूछे कि हरित क्रांति का प्रभाव नहीं किस फसल पे प्रभाव नहीं पड़ा था, तो हरित क्रांति का जो प्रभाव किस पे नहीं पड़ा था? ये मोटे अनाज पे नहीं पड़ा था। कहाँ पे? मोटे अनाज पे ये हरित क्रांति का प्रभाव नहीं पड़ा था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर हरित क्रांति के जनक के बारे में पूछे, तो वहीं आपसे पूछे कि हरित क्रांति के विश्व में जनक कौन थे? तो हरित क्रांति के विश्व में जनक कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के विश्व में जनक थे। ठीक, और हरित क्रांति, ये नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के थे? ये मैक्सिको के कृषि वैज्ञानिक थे। कहाँ के? मैक्सिको के कृषि वैज्ञानिक। और हरित क्रांति में इसमें बढ़ावा देने के लिए इन्हें नोबेल भी दिया गया था। और वहीं भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? भारत में, तो यहाँ पे भारत में कहे जाते हैं हरित क्रांति के जनक किसने? एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। किसने? एम एस स्वामीनाथन को। और ये भारत में इन्होंने जो है वो हरित क्रांति का शुरुआत 1967-68 में किया था। ये आप लोग याद रखेंगे। और इस दौरान भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। भारत में तीसरी 5 ईयर प्लान चल रही थी। तो ये चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पे पड़ा? तो सर्वाधिक प्रभाव हरित क्रांति का गेहूं पे पड़ा, दूसरे नंबर पे धान पे, तीसरे नंबर पे गन्ना पे। और प्रभाव किन चीजों पे नहीं पड़ा? तो मोटे अनाज पे या फिर दलहन फसलों पे हरित क्रांति का प्रभाव नहीं पड़ा।
और हरित क्रांति के जनक आपसे पूछे विश्व में कौन कहे जाते हैं, नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के विश्व में जनक कहे जाते हैं और ये मैक्सिको के रहने वाले थे और इन्हें इसके लिए नोबेल दिया गया था। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो MS स्वामी है भारत में हरित क्रांति के जनक। MS स्वामीनाथन है। 1967-68 में इन्होंने हरित क्रांति का शुरुआत भारत में किया और इस दौरान चला था तीसरी पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब पटका था, तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को पटकने का काम पानीपत के पहले युद्ध में किया था। कब, पानीपत के पहले युद्ध में किया था, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये कब हुआ था, 1526 में। और पानीपत का जो दूसरा जो युद्ध है वो कब हुआ था, तो ये आप लोग बताएंगे। ये हुआ था 1556 में। और ये किसके बीच में हुआ था, तो ये हुआ था आपके बैरम खान था एक तरफ, बैरम खां और हेमू के बीच में, बैरम खां और किसके बीच में, हेमू के बीच में हुआ था। और वहीं आपसे पूछे कि पानीपत का तीसरा वाला लड़ाई कब हुआ था, जो कि 1761 में हुआ था। कब हुआ था, 1761 में। और ये किसके किसके बीच में हुआ था, तो इसमें एक तरफ था मराठा और एक तरफ था कौन, मराठा एंड किसके बीच में, अहमद शाह अब्दाली के बीच में। अहमद शाह एक तरफ था, अहमद शाह अब्दाली। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसमें अहमद शाह अब्दाली जीता था, पहले वाले में तो बाबर जीता था, बाबरवा पहले वाले में बाबर जीता था, और इसमें बैरम खान जीता था, हिमू नहीं बैरम खान जीता था। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं तीनों युद्ध देख लेते हैं पानीपत का। चलिए, बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब पराजित किया, तो पानीपत के पहले वाले लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को चने चढ़ाए मुंह की धूल खिलाई 1526 में हुआ था। और पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में बैरम खान वर्सेस कौन, हेमू था। और तीसरा वाला जो 1761 में लड़ा गया था, इसमें एक तरफ मराठा था, एक तरफ अहमद शाह अब्दाली इसमें विजयी हुआ था, और बैरम खां इसमें दूसरे वाले युद्ध में बैरम खां विजयी हुआ था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है। तो देखिए, जर्मन सिल्वर है और इसमें सिल्वर ही गायब है, तो इसमें 0% होता है। और जर्मन सिल्वर में होता क्या क्या है, तो देखिए, जर्मन सिल्वर टोटल धोखा देने वाला सिल्वर है। इसमें कॉपर होता है, कितना कॉपर यानी कि तांबा, और तांबा कितना होता है, इसमें 50% तांबा होता है। और वहीं आपसे पूछे कि जस्ता जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, जिंक बोलते हैं, जिंक, इसमें कितना परसेंट होता है, इसमें 35% होता है जिंक। वहीं आपसे पूछे कि निकिल को क्या बोलेंगे आप लोग, हिंदी में निकिल ही बोलेंगे, और इसमें कितना परसेंट होता है निकिल, 15% निकिल होता है। तो ये मिलके बनता है क्या, जर्मन सिल्वर। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। जो सिल्वर होता है, वो जो चांदी होता है, वो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। विद्युत का सुचालक कौन सा, तो विद्युत का जो सुचालक है वो चांदी होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, सबसे अच्छा चालक कौन सा विद्युत का, चांदी होता है। अब बात करते हैं फोटोग्राफी में किस चीज का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में आपसे पूछे कि किस चीज का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में, तो फोटोग्राफी में जो है सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। किस्म का, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। वहीं आपसे पूछे कि चांदी का अयस्क बताइए, चांदी का अयस्क कौन कौन सा है ये बताइए। तो चांदी का जो अयस्क है, जैसे रूबी सिल्वर है, चांदी का अयस्क क्या है, रूबी सिल्वर, ये है आपके चांदी का अयस्क। और एक है आपका हॉर्न सिल्वर भी चांदी का अयस्क। तो ये चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। और चांदी का फार्मूला क्या होता है, Ag आप लोग जानते ही होंगे। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है, तो जर्मन सिल्वर में चांदी का परसेंट 0% होता है, जबकि जर्मन सिल्वर में कॉपर कितना होता है यानी कि तांबा 50%, जर्मन सिल्वर में जस्ता कितना होता है, जिंक 35% होता है, और जर्मन सिल्वर में जो निकिल होता है कितना, ये होता है आपका 15%। और विद्युत का सुचालक जो है वो चांदी होता है, ये आप लोग जानते हैं। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। चांदी का अयस्क कौन कौन सा है, रूबी सिल्वर और हॉर्न सिल्वर, ये दोनों चांदी के अयस्क हैं। अगला प्रश्न है कि डलहौजी का विलय नीति का प्रथम शिकार कौन था। तो डलहौजी के विलय नीति का प्रथम शिकार बना था सतारा कहाँ पे पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। इसे विलय की डलहौजी ने इसे हड़पा था कब, 1948 को इसे हड़पा था। और जो विलय नीति है, डलहौजी की जो विलय नीति है, इसे और किस किस नाम से जाना जाता है, इसे व्यपगत सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, व्यपगत सिद्धांत। डलहौजी का क्या कहा जाता है, इसे व्यपगत सिद्धांत भी कहा जाता है। और साथ में इसे आपसे पूछे कि राज्य हड़प नीति भी कहा जाता है, राज्य हड़प नीति भी कहा जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, राज्य हड़प की
नीति भी इस सिद्धांत को कहा जाता है, क्योंकि ये हड़प लेता था चीजों को, राज्य को। और डलहौजी के बारे में और इम्पोर्टेंट चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे आपसे पूछे कि भारत में रेल कब चला था, भारत में रेल किसके शासनकाल में चला था? तो भारत में रेल किसके शासनकाल में? डलहौजी के शासनकाल में क्या होता, शुरू हुआ। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं, आपसे पूछे कि इनाम आयोग की स्थापना किसने किया था? इनाम आयोग आपसे पूछे कि इसकी स्थापना किसने किया था? तो इनाम आयोग की स्थापना डलहौजी ने किया था। किसने? डलहौजी ने किया था इनाम आयोग की स्थापना। आपसे पूछे कि डाक टिकट का शुरुआत किसने किया था? डाक टिकट का शुरुआत किसने किया था? डाक टिकट का शुरुआत भी डलहौजी ने किया था। किसने? डलहौजी ने डाक टिकट का शुरुआत किया था। तो ये चीजें आप लोग रिवीजन कर लेते हैं एक बार। आपसे पूछेगा कि डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन था? तो सतारा, जो कि महाराष्ट्र का एक जगह है। 1948 में डलहौजी के विलय नीति का ये शिकार होता है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे जो विलय नीति था डलहौजी का, उसे क्या कहा जाता है? इसे व्यपगत सिद्धांत भी कहा जाता है। व्यपगत सिद्धांत या फिर राज्य हड़प नीति भी इसे कहा जाता है। और भारत में जो रेल की शुरुआत है वो डलहौजी के समय में हुई थी, 1853 में। कब हुई थी? 1853 में रेल की शुरुआत हुई थी। आप लोग जानते हैं। इनाम आयोग की स्थापना किसने किया? तो ये भी डलहौजी ने किया। और डाक टिकट का जो प्रचलन है भारत में, ये भी डलहौजी ने किया। किसने? डाक टिकट का प्रचलन। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटाया? तो जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटाया था क्यों? जलियांवाले बाग हत्याकांड के विरोध में। किसके विरोध में? जलियांवाला जो बाग हत्याकांड है, जो जलियांवाला बाग जो कांड है, इसके विरोध में इन्होंने लौटाया था। और जलियांवाला जो बाग हत्याकांड है, ये कब हुआ था? तो ये 13 अप्रैल 1919 की घटना है। कब है? 13 अप्रैल 1919 की घटना है। और कहाँ पे ये हुआ था? तो ये अमृतसर पाकिस्तान में। कहाँ पे? अमृतसर पंजाब की ये घटना है। अमृतसर पाकिस्तान में नहीं है। और ये गोली चलाने का इसमें आदेश पूछा जाता है, किसने दिया था? इसमें गोली चलाने का जो आदेश है, तो गोली चलाने का आदेश कौन देता है? जनरल डायर देता है। इसमें गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया। और जनरल डायर के बारे में बात करें तो ये गोली चलाने का आदेश दिया। और यहाँ पे इस समय वायसराय के बारे में, इस समय वायसराय कौन थे? तो इस समय वायसराय चिम्सफोर्ड थे। कौन थे? चिम्सफोर्ड इस समय वायसराय थे। और बात करते हैं, इसके जांच के लिए एक समिति बनाई गई थी। इसके जांच के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? इसके जांच के लिए हंटर समिति बनाई गई थी। कौन सी समिति? हंटर समिति बनाई गई थी। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछेगा कि यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटाया? तो जलियांवाले बाग हत्याकांड के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटाया था। ये घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 की। डेट याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट डेट है। और इसमें क्या हुआ था? ये अमृतसर पंजाब की ये घटना है। और इसमें गोली चलाने का जो आदेश है वो पूछा जाता है, जनरल डायर ने दिया था। जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश, इस समय भारत में वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे वायसराय। और इसे जांच समिति बनाई गई थी, इसका नाम क्या है? हंटर आयोग समिति। इसमें जांच के लिए समिति बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, केसर के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जो केसर का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जम्मू कश्मीर है। कौन सा राज्य? जम्मू कश्मीर केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। वहीं आपसे पूछे कि सेब और अखरोट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सेब और अखरोट का भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। सेब और अखरोट का भी सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य। वैसे काली मिर्च का आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा उत्पादक कौन सा राज्य करता है? छोटी इलायची का आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा उत्पादक कौन सा राज्य करता है? छोटी इलायची का सबसे ज्यादा उत्पादक कौन सा राज्य करता है? तो इसमें जवाब आ जाएगा कौन सा? केरल। इसीलिए केरल को क्या कहते हैं? मसालों का बगीचा कहते हैं। क्या कहते हैं? मसालों का बगीचा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मसालों का उत्पादन किया जाता है। वहीं आपसे पूछे कि लाल मिर्च का उत्पादन कहाँ पे किया जाता है? लाल मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे किया जाता है? तो लाल मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन तमिलनाडु में किया जाता है। कहाँ पे? तमिलनाडु में किया जाता है लाल मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन। वहीं आपसे पूछे कि जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे किया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में जूट का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है।
और इतनी चीजें आपसे आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं केसर का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में केसर का सबसे ज्यादा उत्पादन। सेब और अखरोट का सबसे ज्यादा उत्पादन जम्मू कश्मीर में भी किया जाता है। लाल मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन तमिलनाडु में किया जाता है। लेकिन आपसे पूछे काली मिर्च का और छोटी इलायची का सर्वाधिक उत्पादन केरल में किया जाता है। और केरल में अधिक मसालों का उत्पादन करने की वजह से इसे मसालों का बगीचा कहते हैं। जूट का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो वेस्ट बंगाल में किया जाता है। और गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के क्षेत्र में यानी कि सुंदरवन डेल्टाई क्षेत्र में वायु की गति की माप किससे किया जाता है? तो देखिए वायु की गति के जो माप है एनीमोमीटर से किया जाता है। किसमें? एनीमोमीटर से किया जाता है वायु की गति का माप। वहीं आपसे पूछे कि अगर वायु की दिशा की माप किससे करते हैं, वायु की दिशा की माप किससे करते हैं? तो वायु की जो दिशा है उसके माप विंड वेन मीटर से करते हैं। किससे? विंड वेन मीटर से करते हैं। वहीं आपसे पूछे कि वायु दाब किससे मापते हैं? वायु दाब या फिर वायुमंडलीय दाब किससे मापते हैं? तो ये आपके मापते हैं बैरोमीटर से। किससे मापते हैं? बैरोमीटर से वायु दाब का माप किया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि ध्वनि की तीव्रता, वहीं आपसे पूछ ले किससे मापते हैं? ध्वनि की तीव्रता किससे मापते हैं? तो ध्वनि की तीव्रता मापने का काम किससे होता है? ये होता है आइडियोमीटर से। किससे? आइडियो मीटर से ध्वनि की तीव्रता माप ली जाती है। और अगर आपसे पूछे कि जल का आपेक्षिक घनत्व किससे मापते हैं? जल का आपेक्षिक घनत्व, तो जल का जो आपेक्षिक घनत्व है ये हाइड्रोमीटर से मापते हैं। हाइड्रोमीटर से मापते हैं जल का आपेक्षिक घनत्व। लेकिन आपसे पूछे कि जल में आर्द्रता कितनी है, ये किससे मापते हैं? ये हाइग्रोमीटर से मापते हैं। किससे? हाइग्रोमीटर से मापते हैं। तो ये थोड़ी अंतर है। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। वायु की गति का माप किससे किया जाता है? एनीमोमीटर से वायु की गति के माप करते हैं। और वायु की दिशा का माप किससे किया जाता है? तो विंड वेन मीटर से किया जाता है वायु की दिशा का माप। और वायु की दाब की माप किससे किया जाता है? तो बैरोमीटर से किया जाता है वायु की दाब। और जल का अपेक्षिक घनत्व का माप किससे किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर से जल का अपेक्षिक घनत्व का माप किया जाता है। और जल में कितनी आर्द्रता है ये माप किया जाता है हाइग्रोमीटर से जल की अपेक्षा का माप। ध्वनि की तीव्रता की माप किससे किया जाता है? आइडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता का माप किया जाता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन गैस विद्यमान होते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैस ये ग्रहों में विद्यमान होते हैं। कौन से गैस? यूरेनस गैस में होते हैं और नेपच्यून गैस में होते हैं। यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया और प्लूटो में। प्लूटो खैर तो अब ग्रह रह नहीं गया लेकिन इसमें भी होता है। तो देख लेते हैं। अब आपसे पूछेगा कि यूरेनस ग्रह, इसे यूरेनस को क्या कहते हैं हिंदी में? अरुण कहते हैं। और अरुण ग्रह हो ये सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इस सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और बात करते हैं अरुण ग्रह और शुक्र ग्रह का जो चक्कर है, अरुण ग्रह और शुक्र ग्रह का चक्कर ये किसके साथ चलता है? इन दोनों का चक्कर जो है वो पूर्व से पश्चिम चलता है। किससे? पूर्व से पश्चिम चलता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका चक्कर जो है पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। बाकी सब ग्रह किस तरफ घूमते हैं? ये पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। लेकिन जो अरुण ग्रह है और वरुण ग्रह इसे पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब नेपच्यून के बारे में बात करेंगे और ये सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। चौथा सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का। और नेपच्यून के बारे में बात करेंगे यानी कि नेपच्यून को इसे क्या कहते हैं? वरुण ग्रह कहते हैं। सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। और ये आपसे पूछे कि सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? क्योंकि ये सूर्य से सबसे दूर है तो सबसे बाद का ग्रह है, सबसे लास्ट में, तो ये सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि हरा ग्रह किसे कहते हैं? हरा ग्रह किसे कहते हैं? तो ये भी आपके वरुण को कहते हैं। आपसे पूछे कि सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन से है? सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो ये सभी का जवाब कौन सा हो जाएगा? अरुण ग्रह हो जाएगा, सॉरी वरुण ग्रह हो जाएगा। वरुण ग्रह, अरुण तो ये है, यहाँ पे है। तो देख लेते हैं। आपसे पूछेगा कि हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन गैस विद्यमान है। तो ये यूरेनस और नेपच्यून और प्लूटो में पाए जाते हैं। अरुण ग्रह ये सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और अरुण ग्रह और एक शुक्र ग्रह, ये मात्र दो ऐसे ग्रह हैं जो अपनी चक्कर पूर्व से पश्चिम दिशा में लगाते हैं। बाकी सब ग्रह कैसे दिशा में लगाते हैं? ये पश्चिम से पूर्व दिशा में अपना चक्कर लगाते हैं। और नेपच्यून के बारे में बात करेंगे। ये सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है और नेपच्यून को वरुण कहते हैं। और ये सर्वाधिक ठंडा ग्रह है सौरमंडल का।
और इसे हरा ग्रह कहते हैं और ये सूर्य से सबसे दूर ग्रह स्थित ग्रह है। स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है वो 25 सेंटीमीटर होती है। अब आंखों से संबंधित कुछ डिसीज के बारे में देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछे कि निकट दृष्टि दोष, तो जो निकट दृष्टि दोष है इसे क्या कहते हैं? इसे मायोपिया भी कहते हैं। इंग्लिश में आप लोग याद रखेंगे क्योंकि इंग्लिश में आपसे पूछे जाएगा तो आप बता नहीं पाएंगे। इसमें दूर की जो चीजें हैं वो दिखाई नहीं देती, दूर की चीजें क्या होती हैं, नहीं दिखाई देती। और इसके निवारण के लिए किस चीज दर्पण का उपयोग करते हैं? इसके निवारण के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो ये अभी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जब दूर देखना हो रहेगा तो ये अवतल दर्पण यानी कि बड़ा वाला दर्पण का प्रयोग कर, निकट के देखने रहेगा तो बड़ा वाला दर्पण। और वहीं आपसे पूछे कि दूर दृष्टि दोष के बारे में देखेंगे। तो दूर दृष्टि जो है तो इसे क्या कहते हैं? इसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? तो इसमें पास की चीजें नहीं दिखाई देती, इसमें निकट की चीजें क्या होती हैं? निकट की चीजें नहीं दिखाई देती हैं। और इसके निवारण के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसके निवारण के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। और वहीं पूछे कि आंख में प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? मनुष्य की आंख में प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? तो ये रेटिना पे बनता है। मनुष्य की आंख में प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है। अगर आपसे पूछे कि आंख में प्रकाश नियंत्रण का काम कौन करता है? आंख में जो है प्रकाश नियंत्रण का काम कौन करता है? तो आंख में प्रकाश नियंत्रण का काम आइरिस करता है। कौन करता है? आइरिस करता है। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि स्वस्थ मनुष्य की आंख के लिए स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। इससे कम, इससे नजदीक लाएंगे कोई वस्तु तो आपको साफ दिखाई नहीं देगा। और निकट दृष्टि दोष के बारे में बात करें, इसे क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं। इसमें दूर की चीजें जो है स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इसके निवारण के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और जो आपसे पूछे कि दूर दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? इसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इसमें जो है निकट की चीजें नहीं दिखाई देती स्पष्ट। बात करते हैं उत्तल दर्पण का इसमें उपयोग किया जाता है निवारण के लिए। और प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? रेटिना पे बनता है। और प्रकाश का नियंत्रण आंख का कौन सा भाग करता है? तो आइरिस प्रकाश का नियंत्रण का काम करता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि बिग बैंग सिद्धांत किसके उद्भव की व्याख्या करता है? तो जो बिग बैंग थियरी है तो वो ब्रह्मांड सिद्धांत का, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का व्याख्या करता है। किसकी उत्पत्ति का? ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और बिग बैंग सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? इसे क्या कहा जाता है? इससे महाविस्फोट का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाविस्फोट का सिद्धांत भी कहा जाता है। और आपसे पूछेगा कि इसका बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? जो बिग बैंग थ्योरी का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंथियर ने किया था। किसने? जॉर्ज लेमेंथियर ने किया था इसका प्रतिपादन। और आपसे पूछे कि ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रह्मांड का अध्ययन ये क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड का जो अध्ययन है कॉस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी कहलाता है ब्रह्मांड का अध्ययन। और ब्रह्मांड की आयु कितनी होती है? तो ये होता है 13.7 बिलियन वर्ष। 13.7 बिलियन वर्ष इसकी आयु है। अगर बात करते हैं सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये बताएंगे कौन? ये बताएंगे आप लोग इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। तो देख लेते हैं बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा, किसके उद्भव की व्याख्या करती है? तो बिग बैंग सिद्धांत जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करती है बिग बैंग सिद्धांत। अगर आपसे पूछे कि बिग बैंग सिद्धांत को क्या कहा जाता है? इसे महाविस्फोट का भी सिद्धांत कहा जाता है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जॉर्ज लेमेंथियर ने किया बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन। इसके अनुसार पृथ्वी की आयु कितनी है? 13.7 बिलियन वर्ष है। और आपसे पूछे कि ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास को जाना जाता है देशबंधु के नाम से। चित्तरंजन दास को जाना जाता है देशबंधु के नाम से। और वहीं आपसे पूछे कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया?
स्वराज पार्टी का आपसे पूछे कि गठन किसने किया था, तो स्वराज पार्टी का जो गठन है वो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। किसने? चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू ने किया था। मोतीलाल नेहरू ने किया था स्वराज पार्टी का गठन। और कब किया गया था? 1923 में। और आपसे पूछे कि स्वराज पार्टी का गठन कहाँ किया गया था, तो ये इलाहाबाद में किया गया था। इसका गठन इलाहाबाद में किया गया था। ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगर आपसे पूछे कि ये स्वराज पार्टी का गठन के समय किसका कार्यकाल था, तो इस समय किसका कार्यकाल था? रीडिंग का कार्यकाल था। किसका? रीडिंग का इस समय कार्यकाल था, लॉर्ड रीडिंग का। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इस समय रीडिंग का कार्यकाल चल रहा था। और वहीं आपसे पूछे कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस के जो राजनीतिक गुरु थे उनका क्या नाम था, तो वो भी कौन थे? चित्तरंजन दास ही थे। चित्तरंजन दास थे सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु। तो देख लेते हैं, देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर किया, 1923 में किया। और कहाँ पे? इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। इस किसके कार्यकाल में? इस समय रीडिंग का कार्यकाल चला था। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास थे सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु। आइंस्टीन को नोबेल क्यों दिया गया? तो आइंस्टीन को नोबेल क्यों दिया गया था? क्योंकि इन्होंने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज की। किसकी? प्रकाश वैद्युत प्रभाव की क्या की थी? इन्होंने खोज की थी। और कब की थी प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज? तो इसकी खोज इन्होंने 1921 में इन्होंने खोज की थी। ठीक, और 1921 में नोबेल मिला होगा, तो ये डेट आप लोग ध्यान रखेंगे, नोबेल मिला था कि खोज किए थे। और आपसे पूछे कि वही प्रकाश का फोटान सिद्धांत किसने दिया? प्रकाश का आपसे पूछे कि फोटान सिद्धांत किसने दिया था, तो प्रकाश का जो फोटान सिद्धांत है वो भी किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। किसने? आइंस्टीन ने दिया था प्रकाश का फोटान सिद्धांत। वहीं आपसे पूछे कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? सापेक्षता का आपसे पूछे कि सिद्धांत किसने दिया था, तो सापेक्षता का भी सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। किसने? आइंस्टीन ने दिया था सापेक्षता का भी सिद्धांत। एक सिद्धांत आप लोग और जानते होंगे, द्रव्यमान ऊर्जा सिद्धांत। द्रव्यमान ऊर्जा सिद्धांत, इसका भी प्रतिपादन किसने किया था? इसका भी प्रतिपादन जो है आइंस्टीन ने किया था। किसने? आइंस्टीन ने किया था। और इसमें एक फार्मूला इन्होंने बताया था, E बराबर mc²। E बराबर mc² का इन्होंने फार्मूला बताया था। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि आइंस्टीन को नोबेल क्यों दिया था? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए इन्हें नोबेल दिया गया था 1921 में। अगर आपसे पूछे कि प्रकाश का फोटान सिद्धांत किसने दिया था, तो ये भी आइंस्टीन ने दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, आइंस्टीन ने दिया था। और द्रव्यमान ऊर्जा सिद्धांत किसने दिया था, ये भी आइंस्टीन ने दिया था, E बराबर mc²। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सवाई राजा जयसिंह ने कहाँ कहाँ वेधशालाएं बनवाई थी, तो सवाई राजा जो जयसिंह थे, अरे अभी जय हिंद नहीं, अभी रुको। सवाई राजा जयसिंह ने वेधशाला कई जगह पे बनाई थी। जैसे एक जयपुर में बनवाई थी, जयपुर में ये सबसे बड़ा वेधशाला था। और ये एक बनवाया था आपके दिल्ली में बनवाया। एक बनवाया था आपके मथुरा में। कहाँ पे? मथुरा में भी वेधशाला बनाए थे। और बनवाया था इन्होंने वाराणसी में वेधशाला, और बनाए थे आपके उज्जैन में। इतने जगह इन्होंने वेधशाला बनवाए थे, जिसमें सबसे बड़ा था उज्जैन वाला। और इन वेधशालाओं को क्या कहा जाता था? इन वेधशालाओं को क्या कहता है? जंतर मंतर कहा जाता है। क्या? जंतर मंतर कहा जाता है। ठीक, और बात करते हैं वहीं, आपसे पूछे कि जयपुर शहर की स्थापना किसने की? जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो जयपुर की जो स्थापना है वो भी किसने की थी? सवाई राजा जयसिंह ने किया था। किसने? सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर की स्थापना किया था। वहीं आपसे पूछ ले कि पुरंदर की संधि किसके बीच में हुई? पुरंदर की जो संधि है वो किन के बीच में हुई थी? तो पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी। और कब हुई थी? जयसिंह एवं शिवाजी के बीच में। किसके बीच में? जयसिंह और शिवाजी के बीच में हुई थी। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि सवाई राजा जयसिंह ने कहाँ कहाँ वेधशाला बनाई, तो जयपुर में एक वेधशाला बनवाई। कहाँ पे? जयपुर में। और ये सबसे बड़ा वेधशाला था। दिल्ली में बनवाया, मथुरा में बनवाया, वाराणसी में बनवाया और उज्जैन में, मध्य प्रदेश में इन्होंने वेधशालाएं बनवाई।
अगर आपसे पूछे कि जयपुर की स्थापना किसने की, सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर की स्थापना की। पुरंदर की संधि किसके बीच में, 1665 में जयसिंह और शिवाजी के बीच में हुआ था। श्रीनगर से ले जाने का रास्ता, तो श्रीनगर का से ले जाने का जो रास्ता है जोजिला दर्रे से होके जाता है। जोजिला दर्रा पहले था जम्मू कश्मीर में, अब हो गया ये लद्दाख में, लद्दाख राज्य में। वहीं आपसे पूछे कि माना नीति लिपुलेख दर्रा कहाँ पे स्थित है। माना नीति एंड लिपुलेख दर्रा, ये माना नीति लिपुलेख दर्रा जो है, तीनों दर्राएं कहाँ पे हैं, ये उत्तराखंड में स्थित दर्रे, कहाँ पे, उत्तराखंड में स्थित दर्रे हैं। वहीं आपसे पूछे कि रोहतांग दर्रा कहाँ पे स्थित है। रोहतांग दर्रा ये कहाँ पे स्थित है, तो रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। वहीं आपसे पूछे कि नाथुला दर्रा कहाँ पे स्थित है। नाथुला दर्रा आपसे पूछे कहाँ पे स्थित है, या आपसे पूछे कि जयलेपला दर्रा कहाँ पे स्थित है। जयलेपला दर्रा कहाँ पे स्थित है, ये आपके सिक्किम में स्थित दर्रे हैं। कहाँ पे, सिक्किम में स्थित दर्रे हैं। अगर आपसे पूछे कि दीफू दर्रा बताइए कहाँ पे स्थित है। दीफू दर्रा, या फिर आपसे पूछ ले कि बोमडिल्ला दर्रा, ये दोनों दर्राएं कहाँ पे स्थित है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित दर्रे हैं। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में स्थित दर्रे हैं। तो इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए श्रीनगर से ले जाने का रास्ता जोजिला दर्रा, ये लद्दाख में स्थित है। माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, ये कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड में स्थित दर्रा है। रोहतांग दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। नाथुला दर्रा, जयलेपला दर्रा, ये कहाँ पे स्थित है, सिक्किम में स्थित दर्रा है। और दीफू दर्रा, बोमडिल्ला दर्रा और अरुणाचल प्रदेश में स्थित ये दर्रे हैं। ठीक, तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, तो धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी करें। और आप अगर रोज भी इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करें।